रिक्शे वाले ने मुझे J16 नंबर की कोठी के सामने पहुंचा दिया। मैंने उसे मुंह मांगा किराया देकर रुखसत कर दिया। फिर मरजाना के दिमाग में झांक कर मालूम करने लगा कि अब वो कितने फासले पर है। पता चला कि वो लाहौर शहर में दाखिल हो गई है और उनकी गाड़ी माल रोड पर से गुजर रही है। मैं कोठी के सामने वाले रास्ते पर टहलने लगा। उस वक्त मेरे दिमाग में मेरे रिश्तेदार इधर से उधर भटक रहे थे और भटक भटक कर याद कर रहे थे। जब रिश्तों को याद करने की बात आती है तो पहले वो लोग याद आते हैं जिनसे बेइंतहा मोहब्बत होती है। मुझे अपनी फूफी से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। उसके बाद एक बहुत ही प्यारी सी शख्सियत थी जिसे मैं बहुत चाहता था, और वो थी मेरी चचाजाद बहन शाहीना। शाहीना को मैंने गोद में खिलाया था, एक माँ की तरह उसकी परवरिश की थी। मेरी चची इतनी फैशनेबल थी कि उसे दूध नहीं पिलाती थी। अपनी सेहत और जिस्म की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उसे मेरे पास छोड़कर चली जाती थी, क्योंकि वो मुझे अपना भतीजा नहीं बल्कि मुलाजिम समझती थी। मैंने कई बरस तक एक मुलाजिम की तरह अपने ही चचा के घर में जिंदगी गुजारी थी। वहां मैंने बहुत से ऐसे काम किए जो मेरे मजाज के खिलाफ थे। हर एक की खिदमत करता, लेकिन शाहीना के काम आकर मुझे दिली खुशी होती थी। उस नन्ही सी बच्ची को मैंने सिर्फ गोद में पाला ही नहीं था, बल्कि सुबह शाम जब भी उसे भूख लगती थी उसे फीडर से दूध पिलाता था। एक माँ की तरह उसकी परवरिश करता था, एक बाप की तरह उसे प्यार देता था। जब वो जवान हुई तो सिर्फ वही एक ऐसी हस्ती थी जो मुझे बहन का प्यार देती थी और मेरी कदर करती थी। अफसोस के ऐसे प्यारे रिश्तों के चेहरे इतने बरसों में धुंधला गए थे। अगर उनके चेहरे वाज़ेह होते, उनकी आंखें मुझे याद होती, तो मैं उन आंखों में झांककर उनके दिमागों तक पहुंच जाता और उनसे राब्ता कायम कर लेता। जब तक मैं उनसे दूर रहा, संगदिल बना रहा और उनकी यादों को और उनकी मोहब्बत को जहन से झटकता रहा, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी मुहिमात से गुजर रहा हूं कि अपने प्यारों को उन हालात में भुलाना ही पड़ता है। ना भुलाएं तो उनकी यादें अज़ाबे जान बन जाती हैं और मुश्किल मराहिल में वो इस कदर याद आती हैं कि उन मराहिल से गुजरना दुश्वार हो जाता है और इंसान पस्त हिम्मत होकर अपने रिश्तों की तरफ लौट जाता है। बहरहाल अब लाहौर पहुंचकर खुसूसन फूफी और शाहीना से मिलने की बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा हो गई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कहाँ तलाश करूं, और उस वक्त कोई तदबीर सोचने का मौका भी नहीं था, क्योंकि मरजाना बिल्कुल करीब पहुंच रही थी। मैंने मरजाना के अंकल के दिमाग पर काबिज होकर उससे कहा, मरजाना मैं फिर आ गया हूँ और तुम्हें ये इतला दे रहा हूँ कि तारिक महमूद लाहौर पहुंचा हुआ है। मैं उसे भटकाकर इस कोठी की तरफ ले आया हूँ जहाँ तुम अभी पहुंचने वाली हो। वो तुम्हें कोठी के सामने ही मिलेगा। मैं फिर वापस जा रहा हूँ और वहां जाकर तारिक महमूद के अंदर समा जाऊंगा। हमारी मुलाकात वहीं होगी। थोड़ी देर बाद ही उस रास्ते के एक सिरे पर उस कार की हेडलाइट्स नजर आई। मैं कोठी के सामने खड़ा हो गया। वो कार आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई मेरे सामने आकर रुक गई। उसका दरवाजा खोलकर मरजाना बाहर निकली, फिर बोली, तारिक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए कहा, मैं तारिक नहीं, तुम्हारा वो हूँ। मरजाना ने मुझे गुस्से से देखा, फिर जल्दी अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोली, अगर तुम किसी इंसान के जिस्म में समा गए हो तो इंसानों की तरह गुफ्तगू करो। देखो मेरे अंकल करीब आ रही हैं, उनके सामने तो इश्क न जताना। ये बातें समझाने की होती हैं या खुद समझने की? फिर वो अंकल से मुखातिब होकर बोली, अंकल इनसे मिलिए, ये इंसान के रूप में तो तारिक महमूद हैं, लेकिन इस वक्त वही हजरत हैं जिनकी मौजूदगी का सबूत मैं आपको दे चुकी हूँ। उसके अंकल ने मुझसे मुसाफिया किया। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अभी तकरीबन घंटा भर पहले आपके अंदर समा गया था और आपने कार में बैठकर अपनी नोटबुक में मालूमात लिखी थी। मैं वही हूँ और समझता हूँ कि आपको मुझसे मिलकर खुशी हुई होगी। हालांकि जिन भूतों से मिलकर किसी को खुशी नहीं होती। वो हंसते हुए बोले, भाई आप बड़े दिलचस्प जिन हैं, आपसे मिलकर वाकई खुशी हो रही है। आइए तशरीफ लाइए, इसे अपना ही घर समझें। मैंने उन दोनों के साथ कोठी के अहाते में दाखिल होते हुए कहा, मैं एक शर्त पर चल रहा हूँ और वो ये कि कोठी के अंदर अब जो भी आपके रिश्तेदार हों उनके सामने ये न जाहिर किया जाए कि मैं कोई जिन हूँ। मैं तारिक महमूद बनकर ही आप लोगों से बातें करता रहूंगा। मेरा तारुफ तारिक महमूद की हैसियत से कराया जाए। वो राजी हो गई। कोठी के अंदर उनके जितने रिश्तेदार थे, तारिक महमूद की हैसियत से उनसे मेरा तारुफ कराया गया। मरजाना बहुत बेचैन थी और तन्हाई में मुझसे और भी मालूमात हासिल करना चाहती थी कि बख्तावर के पास कैसे पहुंचा जाए और उसकी पोती को कैसे हासिल किया जाए। वो इस सिलसिले में मेरी मदद भी हासिल करना चाहती थी। हालांकि उसका मिजाज ऐसा नहीं था। वो ऐसी खुद सर थी कि खुद ही सारे काम कर लिया करती और मुश्किल मराहिल से तनहा गुजर जाने की आदी थी। लेकिन मैंने 1 घंटा पहले उसके अंकल के जरिए नोटबुक में ये लिखवा दिया था कि उसे दानिशमंदी से काम लेना चाहिए और अभी बख्तावर का सामना नहीं करना चाहिए, वरना ख्वामखा कानूनी गिरफ्त में आ जाएगी। उसके अंकल ने भी यही समझाया था, इसलिए वो मसलियतन मेरी मदद हासिल करना चाहती थी। अब उसने ये तहैया कर लिया था कि बख्तावर की पोती को उठा कर ले आएगी
और उसे बताएगी कि अपने खानदान की कोई बच्ची अगवा कर ली जाए या माँ से अलग कर दी जाए तो पूरे खानदान वाले कितने बड़े अलमिये से दो चार होती हैं। वो देखना चाहती थी कि बच्ची के गायब होने का वहां क्या रद्द-ए-अमल होता है। मरजाना को कुछ देर तक रिश्तेदारों के दरमियान इखलाकन बैठना पड़ा। एक बुजुर्ग बता रहे थे कि अब से तकरीबन कोई 18 बरस पहले करमदीन उनके यहाँ आया करता था और हर माह मरजाना की परवरिश के सिलसिले में 500 रुपए ले जाया करता था। मरजाना ये बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रही थी, क्योंकि वो भी बचपन में लाहौर शहर ही में रहकर परवरिश पाती रही थी। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि करमदीन यही इस कोठी में आकर उसके नाम पर पैसे ईंटता रहता था। रात के खाने तक बातों का सिलसिला जारी रहा। करमदीन से बातें शुरू हुई थी। बख्तावर तक पहुंचकर उनके रिश्तेदारों ने पूछा कि अब मरजाना का क्या इरादा है। मरजाना के अंकल ने कहा, इरादा बड़ा ही खतरनाक है। जो सलूक मरजाना के साथ किया गया है वही सलूक मरजाना उनके साथ करना चाहती है। बख्तावर के खानदान में एक नन्ही सी बच्ची है जो बख्तावर की पोती है। मरजाना उस बच्ची को उठाकर यहाँ लाना चाहती है और यहाँ कुछ अरसे छुपा कर रखना चाहती है और ये देखना चाहती है कि उस बच्ची के गायब होने से वहां क्या रद्द-ए-अमल होता है। मरजाना बख्तावर को एक इबरतनाक सबक सिखाना चाहती है। उस कोठी में रहने वाली औरतों ने दबी जुबान में एतराज किया कि एक बच्ची को उसकी माँ से जुदा नहीं करना चाहिए। वहां भी मरजाना ने यही दलील पेश की, जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन्होंने मेरी माँ से मुझे जुदा होने पर मजबूर किया, तो क्या मैं उनके साथ वही सलूक नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती और ये गैर इंसानी सलूक है तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया? जब तक जालिमों को एहसास ना दिलाया जाए और उनकी गलतियों को उनके आगे ना दोहराया जाए, उस वक्त तक उन्हें अकल नहीं आएगी। और मैं कौन सा उस बच्ची पर जुल्म करने जा रही हूँ? मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ। मैं इस बच्ची को यहाँ लाकर आप ही लोगों के हवाले करूंगी, यहीं वो बच्ची रहेगी, तो आप देख लेंगे कि उसके साथ मैं कितनी मोहब्बत से पेश आती हूँ। दुश्मनी तो उस बच्चों के बड़ों से है। खाने के बाद मैं सिगरेट सुलगाता हुआ बाहर आ गया। फिर मैं बख्तावर के दिमाग में झांकने लगा और उसके पूरे खानदान के अफराद को देखने लगा। वो उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए रात का खाना खा रहे थे। बख्तावर की जवान बेटी भी वापस आ गई थी और वो सब हंस बोल रहे थे। डाइनिंग टेबल के एक गोशे में बख्तावर बैठा हुआ जरा चुपचाप सा था। बहू और बेटी के सामने शराब पीने के बाद वो बहुत कम बोलता था। बड़ी एहतियात के साथ खाना खाकर अपने कमरे में चला जाता था। ये उसकी रोज की आदत थी। मैं फर्दन फर्दन वहां हर एक के लबो लहजे को याद करके हर एक के दिमाग में पहुंचना चाहता था, ताकि वक्त जरूरत उन तक पहुंच सकूं। बख्तावर और उनकी बीवी तक मैं पहुंच ही चुका था। उनके बाद मैंने उनके छोटे बेटे के दिमाग में पहुंचकर देखा। वो वही लड़का था जिसने जूडो कराटे में ब्लैक बेल्ट हासिल किया था और अच्छा खासा फाइटर समझा जाता था। इसके बाद मैंने उसकी नौजवान बहन के दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पड़े। वो मॉडर्न किस्म की लड़की थी और कुछ मगरूर भी थी, लेकिन अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी। मैं उसकी भाभी यानी बख्तावर की बहू के दिमाग में पहुंचना चाहता था, लेकिन वो वहां से उठकर जा चुकी थी, क्योंकि कमरे में छोटी बच्ची रो रही थी और उसका शौहर भी उठकर वहां से चला गया था। वो दो मियाँ बीवी ऐसे थे कि जिनके दिमागों तक मैं उस वक्त ना पहुंच सका। फिर उसी वक्त मरजाना मेरे पास आ गई। उसने मुझे तन्हा देखकर कहा, क्या तुम मेरे इंतजार में खड़े हो? मैं इंतजार ना भी करूं तब भी तुम मेरी तलाश में यहाँ आई हो, क्या ये झूठ है? वो मुस्कुराकर बोली, तुम वाकई दिल की बातें समझ लेती हो। बहरहाल मैं ये पूछने आई हूँ कि बख्तावर के घर तक कैसे पहुंचा जाए? क्या तुम उस कोठी तक पहुंच सकती हो? हाँ, पहुंच भी सकता हूँ और तुम्हें पहुंचा भी सकता हूँ, और तुम्हारे लिए वहां से इस बच्ची को उठाकर भी ला सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकता? काश के तुम मेरे लिए कुछ कर सको। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने एक सर्द आ भर कर कहा, मोहब्बत। वो फिर गुस्से से तिलमिला गई और मुझे घूरते हुए बोली, कभी कभी जी चाहता है कि मैं तुम्हारा मुंह नोच लूं, मगर फिर ये सोचकर चुप रहना पड़ता है कि तुम अपने मुंह से नहीं बोल रहे हो। अफसोस मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ और तुमसे दुश्मनी मोल नहीं ले सकती। क्या तुम कोई दूसरी बात नहीं कर सकते? मेरे पास मोहब्बत के सिवा और कोई दूसरी बात नहीं है। यही मोहब्बत है जो तुम्हारे पास खींच कर ले आई है। काश के तुम आईना देखकर ये समझ सकती कि तुम एक खतरनाक फाइटर होने के साथ एक बेहद हसीन लड़की भी हो और किसी के भी दिल पर हुकूमत कर सकती हो। वो होंठों को भींचकर फिर एक गहरी सांस छोड़कर बोली, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहती। खुदा के लिए मेरी तारीफें न करो। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपनी तारीफें सुनकर खुश हो जाती हैं। मुझे मर्द कहो तो मैं खुश हो जाऊंगी, औरत समझकर तारीफ करोगे तो तुम्हें अपना दुश्मन समझूंगी। बहरहाल हम मौजू से हटकर बातें कर रही हैं। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि उस बच्ची को किस तरह यहाँ ला सकती हैं। मैंने कहा, ये मेरा काम है, तो मेरे साथ वहां तक चलना और उस बच्ची को लेकर चली आना। निहायत आसानी से सारा काम हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मसला नहीं है। वो चंद लम्हों तक मुझे देखती रही, फिर बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाओ?
मुझसे दूर चले जाओ, कभी मेरी मदद के लिए ना आओ। मैंने हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? इतना जबरदस्त काम करने के लिए जा रही हो? मेरी मदद के बगैर कोई कदम उठाओगी तो कानून की गिरफ्त में आ जाओगी या दुश्मनों के चुंगल में फंस जाओगी। वो हूं कहकर बोली, क्या तुम मुझे बुज़दिल, कम हिम्मत और डरपोक समझते हो? अगर तुम ना होते तो क्या मैं ये काम अंजाम नहीं दे सकती थी? क्या मुझ में सलाहियतें नहीं है? मैं इतना जानता हूं कि तुम मेरी मदद के जरिए खुशबू के जजीरे से वापस आई थी और मेरी मदद के बगैर कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दे सकती। इधर बख्तावर के घर जाओगी तो किसी न किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आओ शर्त लगाओ, अगर मैं तन्हा वहां जाकर उस बच्ची को ले आऊं और बख्तावर के साथ वही सलूक करूं जो मेरे साथ किया गया है और उसे एक इबरतनाक सजा देती रहूं, तो वादा करो कि तुम हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दोगे। मैं जीना छोड़ सकता हूं, तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम ख्वामखा शर्त ना लगाओ। अगर मेरी मदद कबूल नहीं करोगी तब भी मैं चुपचाप तुम्हारे काम आता रहूंगा। मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ और मैं खामोश तमाशाई बना रहूं। वो गुस्से से तुनतुनाती हुई कोठी के अंदर चली गई। उस वक्त मुझे वो टैक्सी ड्राइवर इमामदीन याद आ गया। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो होटल के सामने टैक्सी रोके मेरा मुंतजिर था। मैंने उसके ख्याल को टैक्सी के डैशबोर्ड की तरफ मुंतकिल किया तो वो कुछ परेशान होकर सोचने लगा, पता नहीं वो 5,000 रुपये डैशबोर्ड में कहां से आ गए थे। मैंने विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए एक साफी डैशबोर्ड के अंदर रखी थी। जब मैंने साफी निकालने के लिए उसे खोला तो रुपए देखकर हैरान रह गया। दिमाग पर बहुत जोर दिया कि ये रुपए कहां से आ सकते हैं, क्या किसी मुसाफिर ने भूल से रख दिए हैं। लेकिन मेरा दिमाग कहता है कि कोई मुसाफिर इतना नादान या बेवकूफ नहीं होगा कि रुपए अपनी जेब में, अपने पर्स में या अपने बैग में रखने के बजाय मेरे डैशबोर्ड में रखे। फिर ये ख्याल आता है कि ये चोरी की रकम हो और किसी मुसाफिर ने अपने आप को गिरफ्त से बचाने के लिए रुपए मेरे डैशबोर्ड में छुपा दिए हों। 5,000 रुपये पाने के बाद भी उसका दिमाग नहीं डगमगाया था। वो इस खोज में था कि वो रुपए किसके हो सकती हैं और वो उन रुपयों को किस तरह उनके मालिक तक पहुंचा सकता है। वो सोचने लगा, मेरी घरवाली जिद कर रही है कि अल्लाह की देन है, उसने दिया है तो हमें रख लेना चाहिए। इतने रुपए से हम अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकती हैं। लेकिन मैं डरता हूँ, पता नहीं ये रुपए हराम के हैं या हलाल के, कहाँ से आए हैं, किसने रख दिए हैं। अल्लाह की देन यूं नहीं होती, वो मेहनत करने वालों को देता है और आसमान की तरफ मुंह उठाकर मांगते रहने से कभी रुपयों की बारिश नहीं होती। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, फिर आज कैसे हो गया। मैं उसकी सोच में उसे कायल करने लगा कि वो रुपए उसे रख लेने चाहिए। बहुत देर तक मैं उसके साथ उलझा रहा और वो इनकार करता रहा। आखिर मैंने किसी हद तक उसे कायल कर दिया कि वो ये रुपए कुछ अरसे तक अमानत के तौर पर अपने पास रखेगा। अगर उसका कोई दावेदार पैदा ना हुआ तो वो इस रकम को अपनी बेटी की शादी में सर्फ करेगा। इस बात के लिए वो राजी हो चुका था। मैं उसके दिमाग से निकल आया। आधी रात के बाद मरजाना ने अपना लिबास तब्दील किया, एक पतलून और बुनियान पहन ली ताकि चलने फिरने और भागने दौड़ने में आसानी रहे। उसके साथ मैं कार में बैठकर उस कोठी की तरफ रवाना हो गया। कार मैं ड्राइव कर रहा था। उस कोठी के करीब पहुंचकर मैंने उसे बताया, देखो यही वो कोठी है। मैं गाड़ी को घुमाकर यहाँ खड़ी करता हूँ, तुम यहाँ बैठी रहना, मैं अपना काम करके आ जाऊंगा। उसने सख्ती से कहा, नहीं तुम नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी और तुम यहाँ बैठे रहोगे। मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ कि ये काम मैं भी कर सकती हूँ। मैंने कार को एक यू टर्न देकर कोठी के सामने रोक दिया और स्टीयरिंग सीट पर बैठा रहा। मरजाना कार से निकलकर कोठी के अहाते की तरफ जाने लगी। मैंने बख्तावर और उसकी बीवी के दिमाग में झांक कर देखा तो बख्तावर सो चुका था और उसकी बीवी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर रही थी। जब मरजाना कोठी के अहाते में दाखिल हो रही थी तो उस वक्त बख्तावर की बीवी बैरूनी दरवाजे को बंद करने आ रही थी। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया, फिर उसे घुमाकर उसके कमरे में पहुंचा दिया ताकि वो दरवाजा न बंद कर सके। उधर मरजाना अपने पर्स में ताला खोलने का सामान लेकर आई थी, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसे हैरानी हुई कि दरवाजा खुला हुआ था। वो दबे कदमों चलती हुई उस दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। सामने एक बहुत बड़ा ड्राइंग रूम था और एक जीना ऊपर की तरफ चला गया था। मैं उसे पहले ही बता चुका था कि बख्तावर की बहू और बेटा ऊपर वाले कमरे में रहती है, बच्ची भी उन्हीं के पास ही होगी। वो दबे कदमों चलते हुए ड्राइंग रूम को अबूर करते हुए जीने तक पहुंच गई। फिर जीने पर भी दबे कदमों चढ़ने लगी। उसने सर पर एक काली टोपी पहनी हुई थी। उस टोपी को सामने की तरफ खींच देने से वो नकाब बन जाती थी। जीने पर चढ़ते वक्त उसने उस टोपी को खींचकर नकाब बना लिया और अपने चेहरे को छुपा लिया ताकि किसी से सामना हो तो कोई इसको कानून के सामने शनाख्त न कर सके। वो ऊपर पहुंच गई। ऊपर एक कमरे की खिड़की से झांककर उसने देखा एक अच्छा कद्यावर लहीम शेम नौजवान बिस्तर पर सो रहा था। जीरो पावर की रोशनी में वो धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। मरजाना ने अंदाजा लगाया कि वही नौजवान जूडो कराटे का माहिर है। वो दबे कदमों वहां से आगे बढ़ गई। दूसरे कमरे की खिड़की से उसने झांक कर देखा तो एक बड़े से पलंग पर मियां बीवी सो रहे थे।
और बीवी के पास ही एक छोटी सी गठरी पड़ी हुई थी। यकीनन वो गठरी नन्ही सी बच्ची थी जिसे ढांप कर सुलाया गया था। मरजाना ने अपने पर्स में से एक छोटा सा तार निकाला और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। वो इस तार की मदद से दरवाजे को खोलना चाहती थी। ख्वामखा इतनी तकलीफें बर्दाश्त कर रही थी। अगर वो मेरी मदद कबूल कर लेती तो मैं इस घर के मकीनों के जरिए ही तमाम दरवाजों को खुलवा सकता था, जैसा कि बैरूनी दरवाजे को मैंने बेगम के जरिए खुलवाया था। लेकिन वो मेरी मदद हासिल नहीं करना चाहती थी और इस वक्त मेरी मजबूरी ये थी कि मैं उस कमरे में सोने वाले मियाँ बीवी के दिमाग तक नहीं पहुंच सकता था। उनके लबो लहजे को सुना नहीं था, वरना मैं उन्हें ट्रैप करने के बाद दरवाजा खुलवा देता। बहरहाल जरा सी कोशिश के बाद मरजाना ने दरवाजे को खोल लिया। बड़ी शातिर और जिद्दी लड़की थी, जिस बात का इरादा करती थी उसे पूरा करके ही रहती। वहां भी कमरे में पहुंचने के बाद वो पांव दबा दबा कर चलते हुए बिस्तर तक पहुंच गई। फिर उसने आहिस्तगी से बच्ची को उठा लिया। बच्ची जरा सा किसमिसाई मगर गहरी नींद में डूबी हुई थी। सिर्फ वही नहीं, उसके माँ बाप भी गहरी नींद सो रहे थे। वो इसी तरह दबे कदमों चलती हुई कमरे से बाहर आ गई। फिर वो जीने के ऊपरी हिस्से तक पहुंची। उसी वक्त जाने किस तरह वो बच्ची उठ गई और रोने लगी। उसके रोने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंजने लगी। मरजाना बदहवास होने वाली लड़की नहीं थी, लेकिन अब दबे कदमों चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसे तेजी से जीने उतरते हुए दौड़ने की जरूरत पेश आई। दौड़ने के दौरान कदमों की चाप भी गूंजने लगी। बच्ची का शोर और कदमों की दमक ऐसी थी कि बेगम अपने कमरे से दौड़ती हुई बाहर आई। एक भागने वाली नकाबपोश औरत की गोद में बच्ची को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी और उसके पीछे दौड़ने लगी। लेकिन उसके करीब पहुंचने से पहले मरजाना कोठी से बाहर आ गई थी। उसे देखते ही मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो दौड़ते हुए कार की पिछली सीट की तरफ गई और दरवाजा खोलते हुए बोली, चलो। मैंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कोठी की तरफ देखा तो बेगम चिल्लाती बाहर आ गई थी। उसी वक्त ऊपरी मंजिल से किसी ने छलांग लगाई। मैंने अंदाजा लगाया कि वही ब्लैक बेल्ट नौजवान होगा। कार ड्राइव करने के दौरान मैं उस ब्लैक बेल्टर के दिमाग में झांक कर देखा तो वाकई वही था और तेजी से दौड़ता हुआ गैराज में पहुंच गया था और कार में बैठकर उसे स्टार्ट करते हुए रिवर्स कर रहा था और उसे कोठी के अहाते से बाहर निकाल रहा था। मैंने मरजाना से कहा, बच्ची को फौरन चुप कराओ। वो कोठी वाला नौजवान हमारा ताकुब कर रहा है और वो किसी वक्त भी कार की रफ्तार बढ़ाकर हमारी कार के करीब आ सकता है। बच्ची के चीखने चिल्लाने से ही मालूम हो जाएगा कि अगवा की जाने वाली बच्ची इसी कार में है। वो पिछली सीट पर बैठी हुई बच्ची को चुप कराने की कोशिश करने लगी। कभी हु कभी हा हा की आवाजें निकालने लगी और कभी परेशान होकर कहने लगी, अब चुप भी हो जाओ, खुदा के लिए रोना बंद कर दो। जितना रोना है घर पहुंचकर रो लेना। मैं तुम्हें वहां ले जाकर फीडर से दूध पिलाऊंगी, झूला झुलाऊंगी। बहुत अच्छी बेटी है, शाबाश। चुप हो जाओ। मैंने अगली सीट से कहा, बच्चे जुबान नहीं समझते, वो तुम्हारी बात भला क्या समझेगी। उसे किसी और तरह से चुप कराओ। देखो ऐसा ना हो कि वो ताकुब करने वाला हमारी कार के करीब आ जाए। मेरी कोशिश तो यही है कि मैं उसे डॉज देने की कोशिश करूं, इसलिए मैं मुख्तलिफ गलियों से गुजर रहा हूं। वो परेशान होकर बोली, मेरी समझ में नहीं आता कि बच्चे कैसे चुप कराए जाते हैं। मैंने कभी किसी बच्चे को गोद में लेकर नहीं खिलाया है। मेरी नजरें विंड स्क्रीन के पार थीं। मैं ड्राइव कर रहा था, गियर बदल रहा था और बोलता भी जा रहा था। बेशक तुमने किसी बच्ची को गोद में नहीं खिलाया होगा, लेकिन औरतों की कुछ सूझबूझ तो तुम में होगी कि बच्चों को किस तरह गोद में लिया जाता है और रोते हुए बच्चों को किस तरह हंसाया जाता है, ये चुप कराया जाता है। मेरी बात खत्म होती है, अचानक बच्ची चुप हो गई। मैंने थोड़ी देर तक इंतजार किया कि शायद वो दोबारा रोएगी, लेकिन वो खामोश रही। मैंने विंड स्क्रीन के पार देखते हुए पूछा, ये चुप कैसे हो गई? ताज्जुब है तुमने इसे कैसे चुप करा लिया। वो पिछली सीट से मुझे जरा डांट कर बोली, बस तुम कार ड्राइव करते रहो, पीछे पलट कर ना देखना। बच्ची हैरत अंगेज तौर पर यूं चुप हो गई थी जैसे कार की महदूद फिजा में उसे उसका पसंदीदा खिलौना मिल गया हो, या अचानक उसकी भूख मिटा दी गई हो, या किसी न किसी तरह उसकी जिद पूरी करके उसे बहला दिया गया हो। मरजाना ने बड़ी सख्ती से मुझे पीछे पलटकर देखने से मना किया था। मैंने सोचा कि अकब नुमा आईने का रुख बदल कर देखूं, फिर मैंने इरादा बदलकर टेलीपैथी के आईने में देखा तो हैरान रह गया। उसने बच्ची को सीने से चिमटा रखा था। ऐसे मौका पर मैं मरजाना को छेड़ना नहीं चाहता था, उसके अंदर की औरतपन को बेदार रखना चाहता था, इसलिए मैंने रास्ता बदल दिया। कोठी की तरफ जाने की बजाय एक लंबे रास्ते पर हो लिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरजाना को इस बच्ची के साथ लगे रहने का मौका मिले। इस वक्त वो बच्ची दो माओं के दरमियान से गुजर रही थी। एक माँ तो उसकी अपनी थी, बख्तावर की बहू, जो ममता से मजबूर होकर उधर तड़प रही होगी। इधर मरजाना थी जो माँ नहीं थी और जो माँ के जज्बों को अब समझने लगी थी। औरत क्या होती है, उसके अंदर से इस सवाल का जवाब उभर रहा था। मैं मरजाना को उसके हाल पर छोड़कर बख्तावर के यहाँ पहुंच गया, ताकि दूसरी माँ के तड़पने का अंदाजा कर सकूं। बख्तावर, उसकी बीवी, उसका बेटा, उसकी बहू, सब के सब ड्राइंग रूम में आकर जमा हो गए थे और इस बात पर तबसरा कर रहे थे कि वो बच्ची क्यों अगवा की गई।
कौन उसे ले गया है? आखिर बच्ची को चुराने का मकसद क्या हो सकता है, जबकि आने वाला चोर या आने वाली चोर उसके घर से कीमती सामान चुरा कर ले जा सकती थी। वो लोग आपस में बहस कर रहे थे और इस बात की उम्मीद रखते थे कि उनका फाइटर बेटा उस बच्ची को वापस ले आएगा, लेकिन माँ की तसल्ली नहीं हो रही थी। बख्तावर की बहू रो रो कर अपना बुरा हाल कर रही थी, फरियाद कर रही थी, बहन कर रही थी। मैंने बख्तावर के जहन के जरिए उसकी आवाज, उसके लबो लहजे को सुन लिया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दिमाग मेरा जाना पहचाना है। उसके लबो लहजे को मैं पहचानता हूँ, लेकिन भूल चुका हूँ। मेरे अंदर इस्तराब पैदा होने लगा। आखिर बख्तावर की बहू कौन है, मैं जल्द अज जल्द मालूम करना चाहता था। इसके लिए मैं बख्तावर के बड़े बेटे के दिमाग में पहुंचा तो पता चला कि उसका नाम जुबैर है। जुबैर का नाम सुनते ही मेरे अंदर हल्की सी थरथराहट पैदा हुई। फिर मैंने जुबैर के दिमाग से जैसे ही शाहीना का नाम सुना, यक बयक मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। गाड़ी फिर कैसे आगे बढ़ती, अचानक एक झटके से रुक गई। पिछली सीट से मरजाना ने चीख कर पूछा, ये क्या हरकत है, तुमने इस तरह गाड़ी क्यों रोक दी? मैं जैसे मरजाना की आवाज नहीं सुन रहा था, दूर अपनी लाडली बहन शाहीना के दिमाग में पहुंच गया था। वो मेरे चचा की लड़की थी और वो हस्ती थी जिसे मैंने गोद में खिलाया था, जिसे मैंने सीने से लगाकर फीडर से दूध पिलाया था। वो मेरी गोद में पली थी और आज मैंने उसकी गोद उजाड़ दी। यह ऐसा जबरदस्त अलमिया था और ऐसा झिंझोड़ देने वाला वाकया था कि मैं थर्रा कर रह गया। अपने आप में ना रहा, फौरन ही मैंने यू टर्न लिया और उसी कोठी के रास्ते पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाता चला गया। मरजाना पूछ रही थी कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन मैं जैसे अपने आप में नहीं था, बुड़बुड़ाता जा रहा था, ड्राइविंग करता जा रहा था। वो मेरी बहन है, वो मेरी अजीज तरीन हस्ती है, वो पहली लड़की है जिससे मुझे खूनी रिश्तों की मोहब्बत मिली, जिसे मैंने माँ का और बाप का प्यार दिया। उसने मुझे बेटी और बहन की मोहब्बत दी, मैंने आज उसकी गोद उजाड़ दी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अभी और इसी वक्त उस बच्ची को उसकी गोद में पहुंचाओगी। पिछली सीट से मरजाना की हैरत भरी आवाज सुनाई दी। वो पूछ रही थी, क्या तुम जिन नहीं हो? हाँ हाँ मैं जिन हूँ, तुम ये क्यों पूछ रही हो? ऐसा कहते वक्त मैं जरा सा घबरा गया था कि पता नहीं मैंने शाहीना की मोहब्बत में और जज्बात की रो में बहकर क्या कुछ कह दिया था, वो मुझे याद नहीं रहा। मरजाना ने पूछा, अगर तुम जिन हो तो बख्तावर की बहू, तुम्हारी बहन या बेटी या जो कुछ भी है, उससे रिश्ता कैसे हो गया? क्या इस बच्ची की माँ जिन्नात की फैमिली में से है? मैं चकरा कर रह गया। उस वक्त शाहीना की मोहब्बत, उसकी आंसू और उसकी ममता की तरफ मुझे ऐसे खींच रही थी कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। सारा ध्यान उसकी तरफ लगा हुआ था। मुझसे फौरन ही कोई ऐसा जवाब न बन पड़ा कि जिसके जरिए मैं मरजाना की तसल्ली कर दूं। बैंकॉक में जब मैंने तारिक महमूद का रूप इख्तियार किया था, तब से बड़ी कामयाबी के साथ फरहाद की शख्सियत को छुपाता रहा था। इस दौरान सिर्फ मम्मी एक ऐसी हस्ती थी जिनके सामने मैंने अपने आप को जाहिर कर दिया था, वरना कोई मुझे पहचान नहीं सका था। हत्ता के शहनाज आखिर वक्त तक जिद करती रह गई, लेकिन मैंने ये इतराफ नहीं किया कि मैं फरहाद हूँ, और इस बात पर मैंने उसे नाराज भी कर दिया था और वो मुझसे दूर भी हो गई थी, जिसका मुझे अफसोस नहीं था। मैंने संभल कर बात बनाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब ये था कि बख्तावर की बहू तारिक महमूद की बहन है, और ये बात सरासर गलत होगी कि हम जिसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मैं तारिक महमूद के अंदर समाया हुआ हूँ, तो मैं उसका नुकसान करूँ। मेरा ख्याल है कि तुम भी उसका नुकसान बर्दाश्त नहीं करोगी। वो बोली, मैं बहुत देर से इस कश्मकश में मुब्तला हूँ कि इस बच्ची को उठाकर मैंने अच्छा किया है या बुरा। मेरा दिल कह रहा है कि मुझे एक माँ की गोद से उसकी बच्ची को लेकर नहीं आना चाहिए था। मैं ना जाने अंदर से क्या महसूस कर रही हूँ, मैं उसे बयान नहीं कर सकती। यकीन करो कि कई बार मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि मैं इस बच्ची को वापस ले जाकर दे दूं। अब तुम खुद ही गाड़ी मोड़कर उस तरफ जा रहे हो तो मैं जिद नहीं करूंगी, तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी। जो हालात पेश आएंगे उनसे निमट लूंगी और देखूंगी कि बख्तावर से किसी दूसरे अंदाज में किस तरह इंतकाम लिया जा सकता है। मैंने इत्मीनान का सांस लेकर उसका शुक्रिया अदा किया तो वो बोली, शुक्रिया तो बाद में अदा करना, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब तुमने बख्तावर की फैमिली के मुतालिक पूरी मालूमात हासिल कर ली थी और अंकल के जरिए वो मालूमात नोटबुक में लिखवा कर मुझ तक पहुंचाई थी, तो क्या उस वक्त तुम्हें ये नहीं मालूम था कि बख्तावर की बहू तारिक महमूद की बहन है? हाँ, उस वक्त मुझे पता नहीं चल सका था। मैं सरसरी मालूमात हासिल करके तुम्हारे पास पहुंच गया था। अगर वो सरसरी मालूमात थी तो अब अचानक यहाँ कार में बैठे बैठे तुम्हें वहां के मुतालिक मजीद मालूमात कैसे हासिल हो गई कि वो औरत यानी उस बच्ची की माँ का रिश्ता तारिक महमूद से है? वो बार बार ऐसे सवालात कर रही थी जिनसे मैं उलझ जाता था। वाकई उसने बड़े नुक्ते की बात बयान की थी। मैंने जवाब दिया, मैं जिन हूँ और किसी वक्त भी वहां जाकर मालूमात हासिल कर सकता हूँ, और ये मालूमात अभी मैंने यहाँ बैठे बैठे हासिल की हैं। थोड़ी देर के लिए हमारे दरमियान खामोशी छा गई। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो बच्ची किसमिसा रही थी और वो उसे संभाल रही थी, उसके साथ ही सोचती जा रही थी।
अगर बख्तावर की बहू तारिक महमूद की बहन है तो यकीनन तारिक महमूद अभी उससे मुलाकात करना पसंद करेगा, जिनका फर्ज है कि वो बिछड़े हुए भाई बहन को एक दूसरे से मिला दे। उसकी सोच पढ़कर मैंने भी यही सोचा कि मुझे हर सूरत में अपनी बहन से मिलना चाहिए। एक मुद्दत के बाद हमारा सामना होने वाला था। सामना होने की बात आई तो अचानक मुझे याद आया कि मैं तो अपने असली रूप में नहीं हूँ। शाहीना मुझे अपने भाईजान यानी फरहाद के रूप से पहचानती है। तारिक महमूद का चेहरा उसके लिए अजनबी होगा। वो कभी तस्लीम नहीं करेगी कि मैं ही उसका भाईजान हूँ। मैं अजीब कशमकश में मुब्तला हो गया। एक तो उसको देखने के लिए दिल तड़प रहा था, दूसरा ये मजबूरी थी कि मैं तारिक महमूद के रूप में था और अपनी बहन का भाई होने के बावजूद अजनबी था। तीसरी और सबसे उलझन वाली बात यह थी कि मरजाना मेरी और शाहीना की मुलाकात के बारे में सोच रही थी कि हमारी मुलाकात होनी चाहिए। ऐसे में मैं मरजाना के सामने उससे मुलाकात भी नहीं कर सकता था और अपना रिश्ता भी नहीं जता सकता था, और उधर मैंने ये जाहिर किया था कि शाहीना तारिक महमूद की बहन है। इस तरह मैं इनकार भी नहीं कर सकता था कि मुझे अपनी बहन से इस वक्त नहीं मिलना है। कोई मजबूरी या एतराज काम आने वाला नहीं था। मैंने गाड़ी को गलियों में इधर से उधर मोड़कर रास्ते को और तवील कर दिया ताकि कुछ सोचने और समझने का मौका मिल जाए। फिर मैंने यही फैसला किया कि शाहीना के सामने जाना अब इसलिए कारआमद ना होगा कि वो मुझे पहचान नहीं सकेगी। जवाबन उसकी तरफ से सर्द महरी होगी। अभी मुझे जरा सब्र कर लेना चाहिए और उससे मुलाकात से कतराना चाहिए। ये सोचकर मैंने मरजाना से कहा, मेरा उस कोठी में अभी जाना मुनासिब नहीं है क्योंकि तुम बच्ची को चुरा कर लाई हो और मैं एक चोर की हैसियत से अपनी बहन के सामने जाना नहीं चाहता। मैं किसी दूसरे वक्त चला जाऊंगा और इस वक्त पहले की तरह कार में बैठा रहूंगा। तुम बच्ची को ले जाकर उनके हवाले कर देना। वो बोली, बेशक मैंने बच्ची को चुराया है, लेकिन जब मैं उसे वापस ले जाकर दूंगी तो ये चोरी का इल्जाम हम पर से धुल जाएगा और वो तुम्हारी बड़ी एहसानमंद होगी। एक तो भाई की मोहब्बत, दूसरे तुम्हारे जरिए बच्ची की वापसी। ये दोनों बातें ऐसी हैं कि वो और ज्यादा तुम्हारी अकीदतमंद बन जाएगी। इसलिए तुम्हें वहां जाने पर एतराज नहीं करना चाहिए। मैं अंदर ही अंदर कुछ बदहवासा हो गया। मरजाना ऐसी बातें निकाल रही थी कि जिनका माकूल जवाब मेरे पास नहीं होता था और मुझे ठहर ठहर कर सोचना पड़ता था कि जवाबन क्या कहना चाहिए। उस वक्त भी मैं चुप रहा। वो बोली, मैं देख रही हूं कि तुम मेरी हर बात का जवाब देने से पहले बहुत देर के लिए चुप हो जाते हो, फिर बहुत कुछ सोचने समझने के बाद जवाब देते हो। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। तुम तो जिन हो। आज तुम्हारी हाजिर दिमागी को क्या हो गया है? मुझे तो साफ तौर से ये समझ में आ रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो और रह रहकर बातें बना रहे हो। तुम पता नहीं क्यों ऐसा सोच रही हो। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा हूं। बहरहाल वो कोठी अब करीब आ रही है। तुम्हें वहां अकेले जाना है। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं एक चीज वहां से चुरा कर लाई हूं। दोबारा उसे वापस करते वक्त झिझक महसूस हो रही है। मैं बुज़दिल और डरपोक नहीं हूं, लेकिन मुझे शर्मिंदगी से बचाने के लिए तुम साथ चल सकते हो और मेरी तरफ से ये कह सकते हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसलिए तुम्हारे साथ इस बच्चे को वापस करने आ गई हूं। लेकिन मैंने वहां जाने से सख्ती से इनकार किया और कहा, मुझे तारिक महमूद से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सिर्फ हमदर्दी के तौर पर कह रहा था कि वो बच्ची उसकी बहन को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि हम उसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अगर तुम तन्हा नहीं जाओगी, बच्चे को वापस नहीं करोगी, तो मैं आइंदा इस सिलसिले में कोई बात नहीं करूंगा। ऐसा कहते हुए मैंने कोठी के सामने कार को रोक दिया। वो चंद लम्हों तक गुस्से से खामोश बैठी तिल मिलाती रही। उसकी बात ना मानने पर उसे गुस्सा आ गया था। फिर वो एक झटके से दरवाजा खोलकर बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई कोठी के अहाते में दाखिल हो गई। वहां कोठी के लॉन में बख्तावर और उसकी बीवी खड़े हुए अब तक अपने ताकुब करने वाले बेटे का इंतजार कर रहे थे। वो अभी तक वापस नहीं आया था। किसी को अपनी तरफ आते देखकर वो आगे बढ़े। फिर उसकी गोद में बच्ची को देखकर बख्तावर की बीवी लपकी, हाय मेरी बच्ची, तुम कौन हो? मेरी बच्ची कहाँ थी? तुम उसे कहाँ से ला रही हो? मरजाना ने एक हाथ उठाकर उसे रोकते हुए कहा, बस आगे न बढ़ो, इस बच्ची को हाथ न लगाओ, मैं उसे उसकी माँ के हवाले करूंगी। ये कहकर वो आगे बढ़कर कोठी के अंदर जाने लगी। शाहीना को उसके सास ससुर ने अंदर भेज दिया था ताकि उसके रोने पीटने की आवाज दूर दूर तक ना फैले। इसके साथ उसका शौहर जुबैर भी था। वो दोनों ड्राइंग रूम में थे। जुबैर उसे तसल्ली दे रहा था, शाहीन हौसला रखो, हमारा मंसूर उसके ताकुब में गया हुआ है, तुम देखती रहना, वो जल्द ही हमारी बच्ची को लेकर वापस आएगा।
ऐसा कहते ही उसने आहट सुनकर दरवाजे की तरफ देखा। शाहीना ने भी सर उठाकर देखा था। फिर मरजाना की गोद में बच्ची को देखते उछलकर खड़ी हुई और चीखती दौड़ती मरजाना के पास आई। फिर बच्ची को छीनकर अपने सीने से लगाकर रोने लगी। मरजाना गुमसुम खड़ी अपने दिल और रूह की गहराइयों से मुतमईन ये सोच रही थी कि अगर वो बच्ची को ले जाकर बख्तावर से इंतकाम लेती तो उसके दिल को और उसके ज़मीर को इतना सुकून न मिलता जितना कि बच्ची को उसकी माँ की गोद में वापस पहुंचाकर हासिल हो रहा है। जुबैर ने उससे कहा, आप हमारी मोहसिना है, आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भुला सकेंगे। उसी वक्त बख्तावर और उसकी बीवी अंदर पहुंच गई। बख्तावर की बीवी ने यह बात सुनते ही अपने बेटे से कहा, ए बेटा, तुम किसका एहसान मान रहे हो? मैं समझती हूँ कि यही लड़की बच्ची को उठाकर ले गई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने भागने वाली लड़की को इसी लिबास में देखा था, यही पतलून और बुनियान पहने हुए थी। शाहीना अपना रोना भूल गई। यूं भी उसे बच्ची मिल गई थी, उसके कलेजे से लग गई थी, इसलिए अब वो ताज्जुब से मरजाना को देख रही थी। जुबैर भी उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। बख्तावर ने आगे बढ़ते हुए पूछा, क्यों लड़की, क्या ये सच है कि थोड़ी देर पहले तुम ही इस बच्ची को उठाकर ले गई थी? मरजाना ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैंने इसे चुराया था और मैं ही उसे वापस ले आई हूँ। शाहीना ने हैरानी से पूछा, तुम उसे क्यों उठाकर ले गई थी? मरजाना जवाब देने से पहले आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम के वस्त में पहुंची। फिर वहां से पलटकर बोली, तुम्हारे इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे अपनी और एक शैतान सिफ्त इंसान की बहुत लंबी चौड़ी दास्तान सुनानी पड़ेगी, लिहाजा मैं इसकी इब्तदा करते हुए तुम्हारे सुसर से मुखातिब होती हूँ। क्यों बख्तावर, क्या तुम मुझे पहचान सकते हो? बख्तावर ने उसे गौर से देखते हुए कहा, यह क्या बकवास है? मैं तुम्हें क्यों पहचानूंगा, कैसे पहचानूंगा? भला मेरा तुम्हारा क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। मैं तो समझती हूँ कि जो रिश्ता तुम मुझसे कायम करना चाहते हो उस पर तो मैं थूकती हूँ, लेकिन तुम्हारे खानदान वालों को बताती हूँ कि मैं मरजाना हूँ और तुम्हारी बेटी हूँ। ये सुनते ही जैसे उस ड्राइंग रूम में एक धमाका सा हुआ। बेगम बख्तावर चीख कर बोली, ये क्या बकवास कर रही है? लड़की, तू मेरे शौहर की बेटी कैसे हो सकती है? मरजाना ने कहा, अपने शौहर से पूछो कि ये सायरा बानो के शौहर हैं या नहीं। आज से तकरीबन 21 बरस पहले उन्होंने मेरी वालदा से निकाह किया था या नहीं? इसका जवाब तुम खुद अपने शौहर से तलब करो। बख्तावर चकराकर एक सोफे पर बैठ गया था और फटी फटी आंखों से मरजाना को देखता जा रहा था। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि 20 बरस तक जिस लड़की के जरिए वो सायरा बानो की बेइंतहा मोहब्बत हासिल करने के ख्वाब देखता रहा, जिसके लिए वो सायरा बानो को परेशान करता रहा और यहाँ आने के बाद भी करमदीन के जरिए मरजाना तक पहुंचना चाहता रहा, वही मरजाना, वही नन्ही सी बच्ची एकदम से पहाड़ जैसी ऊंची होकर उसके सामने पहुंच जाएगी और उसके खानदान वालों के सामने उसे बेनकाब करना शुरू कर देगी। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था और ये सब कुछ हो गया था। बेगम ने पूछा, आप खामोश क्यों हैं? इसे इस तरह क्यों देख रहे हैं? जवाब दीजिए, क्या आपने मुझसे छुपकर कोई शादी की थी? वो चुपचाप मरजाना को देखता रहा, संजीदगी से सोचता रहा। उसकी निगाहों के तेवर बदलते रहे। वो शायद कोई मंसूबा बना रहा था। मैं उससे पहले कि उसके दिमाग को पड़ता, उसके बेटे यानी शाहीना के शौहर जुबैर ने पूछा, अब्बा जान, आप खामोश क्यों हैं? जवाब क्यों नहीं देते? क्या ये लड़की आपकी बेटी है? बख्तावर आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हो गया। फिर बड़ी ढिठाई से बोला, हाँ, जवानी में हर इंसान से गलती होती है। मुझसे भी ये गलती हुई। मैंने तुम्हारी माँ से छुपकर एक तवाइफ से शादी की थी। उसकी बात खत्म होते ही मरजाना ने चीखकर कहा, जलील कमीने, मेरी माँ को तवाइफ कहा तो मैं यहाँ तेरी बोटी बोटी कर दूंगी। जुबैर ने गुस्से से कहा, लड़की, तुम बहुत गुस्ताख और बदतमीज हो। मेरे सामने मेरे बाप को गालियां दे रही हो। अपनी जुबान पर काबू रखो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मरजाना ने कहा, अभी तो तुम मेरा एहसान मान रहे थे और यह एहसान तुम्हें मानना चाहिए कि मैंने तुम्हारी बेटी को वापस कर दिया, वरना तुम्हारे बाप ने मुझे जिस तरह दर बदर की ठोकरें खिलाई हैं, जिस तरह मुझे मेरी माँ की गोद से जुदा किया है, वही इंतकाम मैं तुम्हारी बेटी से लेने वाली थी। मैं चाहती थी कि इनकी पोती को भी इनसे और तुमसे और इस बच्ची की माँ से जुदा कर दूं और 20 बरस तक जिस तरह मैं अपने लहू के रिश्तों से जुदा रही, अपनी माँ की गोद के लिए तड़पती रही, इसी तरह ये बच्ची भी तड़पती रहे और तुम लोग उसके लिए रोते बिलखते रहो। उसकी बातें सुनकर शाहीना ने बच्ची को अपने सीने के साथ चिपका लिया, जैसे वो फिर बिछड़ने वाली हो या मरजाना उसे छीन कर ले जाने वाली हो। शाहीना घबराकर पीछे हट गई थी और एक सोफे पर बैठ गई थी। जुबैर ने कहा, ठीक है, तुमने बच्ची को वापस लाकर हम पर वाकई एहसान किया है,
लेकिन मैं तुम्हें समझाता हूं कि बड़ों के सामने गुस्ताखी ना करो, उनके सामने अदब से बात करो। तुम अपने बाप को भी समझाओ कि वो भी मेरे बड़ों की इज्जत करे और मेरी माँ को तवाइफ ना कहे। अगर मेरी माँ को वो तवाइफ कहकर गाली देती है तो ये गाली तुम्हारे बाप को भी पड़ती है कि वो एक तवाइफ के कदमों पर झुके थे। दूसरी बात यह कि तुम्हारे अब्बा जान अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी वालदा सायरा बानो कोई तवाइफजादी नहीं थी, बल्कि बहुत ही शरीफ खानदान से उनका ताल्लुक था। फिरका बनाना फसादात में चंद गुंडों ने उन्हें अगवा किया था और दिल्ली के एक बाला खाने पर उन्हें पहुंचा दिया था। मैं पूछती हूँ तुम्हारी जवान बहन को अभी कोई उठाकर बाजार में ले जाकर बिठा दे और वहां तुम्हारी बहन अपनी शराफत के बलबूते पर हजारों मुसाइब झेल कर भी शरीफाना जिंदगी गुजारने की कोशिश करे और कोई बख्तावर जैसा आदमी उसे शरीफाना जिंदगी के सब्ज बाग दिखाकर निकाह पढ़ाने के बहाने उसकी इज्जत से खेल ले, तो क्या तुम्हारी बहन तवाइफजादी कहलाएगी या हर हाल में वो शरीफजादी ही रहेगी? उसकी बातें सुनकर सबको चुप लग गई। सब अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ सोच रहे थे और उसकी बातों की सच्चाई को और उसके दिल के दर्द को समझ रहे थे। जुबैर ने आखिर सर हिलाकर कहा, तुम दुरुस्त कहती हो। मैं अब्बा जान से पूछता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अगर उसे गलती समझ रहे थे तो इस गलती को निभाना ऐन शराफत होती। लेकिन अब्बा जान, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपने इस रिश्ते को क्यों नहीं निभाया? बेगम ने कहा, जुबैर तुम बेटे हो, बाप नहीं हो कि अपने बाप से सवाल कर रहे हो। उन्होंने अगर माजी में कोई गलती की थी तो माजी के साथ वो गलती दफन हो चुकी है। अब गड़े मुर्दे उखाड़ना मुनासिब नहीं है। ये लड़की आज इतने अरसे के बाद यहाँ महज इसलिए आई है कि तुम्हारे बाप की दौलत और जायदाद में से अपना हिस्सा हासिल करे। मरजाना ने हकारत से हूं कहा, फिर नफरत से बख्तावर को देखते हुए बोली, चुप क्यों खड़े हो? अपनी बेगम को जवाब दो कि मैं तुम्हारी बेटी बनने के लिए यहाँ आई हूँ, तुम्हारी जायदाद में से हिस्सा लेने आई हूँ, या तुम मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा जमाने के लिए मुझे अपनी बेटी साबित करना चाहते हो? जुबैर ने पूछा, ये क्या बात हुई? मरजाना ने कहा, यही बात है। अब हकीकत मुझसे सुनो कि मैं तुम्हारे बाप की बेटी नहीं हूँ। तुम्हारे बाप ने मेरी माँ से शादी करने के बाद उसे छोड़ दिया था। फिर तकरीबन 2 या 3 बरस के बाद मैं पैदा हुई। मैं नवाब सलामत अली की बेटी हूँ और उनकी जायज बेटी हूँ। मेरी वालदा नवाब सलामत अली की मनकूहा थी, अब बेवा हो गई हैं, लेकिन जब मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया था तो तुम्हारा बाप और दूसरे कई बदमाश मुझे अपनी बेटी बनाने और मेरे बाप होने का दावा करने के लिए मेरी माँ को परेशान करने लगे। और जानते हो क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं इस कदर दौलतमंद हूं कि तुम लोग कभी सोच में नहीं सकते। मेरी माँ अगर चाहती तो अपनी बेइंतहा दौलत से तुम जैसे सैकड़ों गुंडों को खरीद सकती थी। मैंने थोड़ी देर के लिए ख्याल ख्वानी खत्म कर दी, क्योंकि कोठी के अहाते के गेट के पास एक कार आकर रुकी थी। फिर उसमें से वही नौजवान ब्लैक बेल्टर यानी बख्तावर का दूसरा बेटा मंसूर बाहर आया। उसने मेरी कार की तरफ देखा, फिर तेजी से चलता हुआ मेरी ड्राइविंग सीट के पास आकर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं जो कोई भी हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, घर में जाओ, वो बच्ची वापस आ गई है, हम उसे वापस लाए हैं। तुम कहाँ से वापस लाए हो? वो बच्ची तुम्हें कहाँ से मिली थी? तुम पुलिस ऑफिसर बनकर सवालात न करो, कोठी में चले जाओ, वहां तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। उसने मुझे मुश्तबा नजरों से देखा, फिर वहां से पलटकर कार में बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ कोठी के पोर्च तक गया। वहां वो कार से निकलकर दौड़ता हुआ कोठी के अंदर पहुंचा। उस वक्त बेगम अपने शौहर से कह रही थी, ठीक है, जब ये लड़की आपकी बेटी नहीं है तो किस्सा खत्म कीजिए और उसे कह दीजिए कि अब ये यहाँ से चली जाए। बख्तावर ने कहा, नहीं बेगम, तुम नहीं समझती हो, ये लड़की मेरी बेटी है और मैं ये साबित करूंगा। उसकी माँ को भी ये तस्लीम करना पड़ेगा। मरजाना ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं, तुम क्या साबित करोगे? मैं तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि सारी दुनिया तुम्हारा भयानक अंजाम देखकर सबक हासिल करेगी। तुम मुझे मजबूर ना करो कि मैं तुम्हारी पोती को वापस करने के बाद तुम्हारी बेटी को उठाकर यहाँ से ले जाऊं। मंसूर वहां पहुंच चुका था। ये सुनते ही वो गुस्से से ललकार कर बोला, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आई हो और हमारे घर में आकर हमें धमका रही हो कि तुम हमारी बहन को यहाँ से उठाकर ले जाओगी? मैं तुम्हारे हाथ तोड़कर रख दूंगा। मरजाना ने हकारत से पूछा, क्या तुमने लड़कियों पर अपनी मर्दानगी का रोब जमाने के लिए जूडो कराटे का आर्ट सीखा है? वह हैरानी से बोला, क्या तुम मेरे मुतल्लिक जानती हो? मैं तुम्हारे बारे में क्या, तुम्हारे बाप के बारे में भी बहुत कुछ जानती हूँ, और जो कुछ जानती हूँ वो सारा कच्चा चट्टा अभी मैं यहाँ तुम्हारे खानदान वालों के सामने सुना चुकी हूँ। जुबैर ने कहा, मंसूर तुम अभी आए हो इसलिए यहाँ के बदले हुए हालात के मुतल्लिक नहीं जानते। मैं मुख्तसर तौर पर तुम्हें बता दूं कि इस लड़की का ताल्लुक किसी न किसी तरह हमारे अब्बा जान से है, और जैसा कि इनकी बातों से जाहिर हो रहा है,
अब्बाजान ख्वामख्वाह अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि इस लड़की को अपनी बेटी साबित करें, और ये महज इसलिए कि ये लड़की बेइंतहा दौलतमंद है। मंसूर ने आगे बढ़ते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। अभी बच्ची का अगवा एक मसला बना हुआ था और ये बच्ची वापस आ गई। कैसे वापस आ गई? क्या यही लड़की उसे वापस लाई है? जुबैर ने कहा, हाँ, इसने उसे अगवा किया था और ये खुद ही वापस ले आई। अगवा करने की वजह भी यही थी कि अब्बा जान से इंतकाम लेना चाहती थी, क्योंकि आज से 20 साल पहले अब्बा जान ने भी इस लड़की को इसकी माँ की गोद से जुदा कर दिया था। मंसूर अपने बाप की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगा। बख्तावर ने कहा, हाँ, ये दुरुस्त है, ये मेरी बेटी है, और इसकी माँ इसे तस्लीम नहीं करती थी और मुझे चैलेंज करती थी कि मैं इसे अपनी बेटी साबित नहीं कर सकूंगा। इसलिए उसने पैदा होते ही इस लड़की को किसी दूसरे के हवाले कर दिया था ताकि मैं इसे तलाश न कर सकूं। आज ये इतनी मुद्दत के बाद मेरे सामने जवान होकर आ गई है। मैं इसकी माँ के चैलेंज को पूरा करूंगा और ये साबित करूंगा कि ये मेरी बेटी है। मरजाना ने हकारत से उसकी तरफ थूकते हुए कहा, मैं तुम पर थूकती हूँ और तुम्हारे पूरे खानदान वालों के सामने चैलेंज करती हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से पेरिस ले जाऊंगी और वहां अपनी माँ के सामने तुम्हारी ऐसी दुर्गत बनाऊंगी कि तुम मरना चाहोगे, मर नहीं सकोगे। खुदकुशी करना चाहोगे, मैं तुम्हें खुदकुशी करने का मौका नहीं दूंगी। तुम्हें तड़प तड़प कर जिंदा रहने पर मजबूर करूंगी। मंसूर ने मरजाना की तरफ देखते हुए कहा, यह दुरुस्त है कि मेरे अब्बा जान ने तुम्हें तुम्हारी माँ की गोद से अलग करके तुम पर जुल्म किया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमारे सामने हमारे बाप को चैलेंज करो और उसे अजियतें देने की धमकियां दो। हमारे जीते जी तुम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकोगी। मरजाना ने संजीदगी से और तलखी से मुस्कुराते हुए कहा, मंसूर, तुम यकीनन ब्लैक बेल्टर हो, लेकिन मेरे सामने बच्चे हो। मैं नहीं चाहती कि किसी भी वक्त तुम मेरे मुकाबले में आओगे तो शर्मिंदगी उठाओगे। इसलिए मेरा और तुम्हारे बाप का जो मामला है उसमें तुम लोग मदाखलत ना करो। मुझे इस बुड्ढे से बात करने दो। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि ये कब तक पेरिस रवाना हो सकेंगे। मैं 1-2 रोज में यहां से जाने वाली हूं। बख्तावर ने कहा, मैं तुम्हारा पाबंद तो नहीं हूं कि तुम्हारे कहने से पेरिस चला जाऊंगा, मगर हाँ, मैं तुम्हारी माँ से वहां जाकर मिलना चाहता हूँ। तुम्हें पा लेने के बाद अपने साथ पेरिस ले जाना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी माँ को दिखा सकूं कि मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है। मरजाना ने कहा, चलो यही सही, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे साथ पेरिस चलूंगी। कोई झगड़े की बात नहीं है, वहां जाकर तस्फिया होगा। बोलो, मंजूर है? बख्तावर ने कहा, हाँ, मुझे मंजूर है। मैं कल ही से कोशिश करता हूँ कि 2-4 रोज में मेरे जाने का इंतजाम हो जाए, इसलिए कि मेरा कारोबार फैला हुआ है। उसे समेट कर और अपने दोनों लड़कों को समझाकर यहां से जाना होगा। अच्छी बात है, मैं तुमसे फोन पर बात करूंगी। ये कहकर मरजाना वहां से जाने लगी। शाहीना ने उसे आवाज दी, रुक जाओ, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मरजाना ने रुककर फिर उसकी तरफ पलटकर देखते हुए कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल में एक इंसानी हमदर्दी पैदा हुई कि बच्चे को उसकी माँ की गोद से जुदा नहीं करना चाहिए। उस हमदर्दी के तहत मैंने तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस कर दी। शाहीना ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मरजाना ने अपना नाम बताया। फिर शाहीना ने कहा, मरजाना, तुम हमारे यहाँ अजीब अंदाज में आई हो। पहले चोर बनकर आई, फिर मौसिना बन गई। अब मेरा और मेरे शौहर का और इस घर वालों का फर्ज होता है कि वो तुम्हें कम से कम एक प्याली चाय के लिए पूछें, लेकिन तुम मेरे ससुर के लिए एक जबरदस्त चैलेंज बनकर आई हो। तुम दोनों में बहुत पुरानी दुश्मनी भी है और शायद कोई रिश्ता भी है। इन हालात में मुझे तुमसे चाय के लिए पूछना चाहिए या नहीं, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। अगरचे ये मेरे शौहर का घर है, लेकिन ये मेरे सास और ससुर का भी घर है और मेरी हैसियत यहाँ एक बहू की है। क्या तुम मेरी मजबूरियां समझ रही हो? मरजाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मैं सब कुछ समझती हूँ। तुम बहुत अच्छी और मैं तुम्हें इस अच्छाई के सिले में ये बता दूं कि मैं तुम्हारे भाई तारिक महमूद से बहुत जल्द तुम्हें मिलाऊंगी। शाहीना ने चौंक कर कहा, तारिक महमूद मेरा भाई? नहीं नहीं, इस नाम का तो मेरा कोई भाई नहीं है। मैं अपनी जगह बैठे बैठे पहलू बदलने लगा, क्योंकि मैं पहले से इस बात के लिए तैयार नहीं था कि मरजाना की जुबान पर मेरा नाम आएगा तो मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे कंट्रोल कर लूंगा। उसने तो यक बजक मेरा नाम शाहीना के सामने लिया था और शाहीना किसी तारिक महमूद को भाई की हैसियत से नहीं जानती थी। मरजाना ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई ऐसा बिछड़ा हुआ भाई नहीं है जिसका नाम तारिक महमूद हो? शाहीना ने इनकार में सारी हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरा एक मुद्दतों से बिछड़ा हुआ भाई है जिसका नाम फरहाद अली तैमूर है। उसे सारी दुनिया जानती और शायद तुम भी जानती होगी। शाहीना की जुबान से फरहाद अली तैमूर का नाम सुनकर मरजाना चौंक गई, फिर बोली, हाँ, ये नाम मैंने बारहा सुना है। क्या फरहाद तुम्हारा भाई है?
उसने कहा, हाँ वो मेरा ऐसा भाई है जिसने मुझे बचपन से गोद में पाला है। उसने मुझे माँ बनकर अपने सीने से लगाकर फीडर से दूध पिलाया है। जब मेरी माँ मुझे भूखा छोड़कर चली जाती थी उसने बाप बनकर मुझे शफकत दी है। मैं ऐसे भाई को कभी भूल नहीं सकती और मैं जानती हूँ कि जब भी मेरे भाईजान को मेरी याद आएगी वो मुझसे मिलने जरूर आएंगे। शाहिना की बातें सुनकर मैं तड़प रहा था। जी चाहता था कि अभी दौड़ कर जाऊं और उसे गले लगाकर कहूं, मेरी प्यारी बहन, मैं ही तुम्हारा भाईजान हूं, मुझे पहचानो। लेकिन अफसोस वो मुझे पहचान नहीं सकेगी। मेरा चेहरा ऐसा बदला हुआ कि ये चेहरा उतर नहीं सकता। मेरा असल चेहरा मुझे मिल नहीं सकता। मम्मी ने पेशगोई की थी कि मुझे मेरा अपना चेहरा मिल जाएगा, पता नहीं कब मिलेगा। आज मैं शिद्दत से अपनी असली सूरत की तमन्ना कर रहा था। दूसरी तरफ ये परेशानी भी थी कि शाहिना ने बिल्कुल वही बात कही थी जो थोड़ी देर पहले मैंने तारिक महमूद की हैसियत से या एक जिन की हैसियत से दोहराई थी, यानी ये कि शाहिना मेरी गोद में पली बड़ी है। और यही बात शाहिना ने भी कही थी। अब मरजाना का शुबा यकीन में बदल जाएगा कि मैं उससे बहुत कुछ छुपा रहा हूँ। उधर मैं जो बात तारिक महमूद बनकर कह रहा हूँ वही बात फरहाद अली तैमूर के हवाले से शाहिना कह रही थी। मरजाना ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाईजान की कोई तस्वीर तुम्हारे पास है? शाहिना ने जवाब दिया, जब भाईजान मुझसे बिछड़े थे तो उन दिनों की कोई तस्वीर मेरे पास नहीं है, मगर हाँ पिछले दिनों मेरे शौहर मलाया और बैंकॉक बिजनेस के सिलसिले में गए थे। वहां अखबारात में उनकी तस्वीरें शाया हो रही थी। मेरे शौहर वो तस्वीरें ले आए थे, वही मेरे पास रखी हुई है। मरजाना ने कहा, मैंने तुम पर यह एहसान किया है कि तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस कर दी। अब उस एहसान के बदले में चाहूंगी कि तुम मुझे फरहाद की तस्वीर दिखा दो। मैंने बड़ी शोहरत सुनी है, आज मैं इतनी मशहूर शख्स की सूरत भी देखना चाहती हूँ। जुबैर ने कहा, ठीक है तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तस्वीर लेकर आ रहा हूँ। ये कहकर जुबैर जीने तय करता हुआ ऊपर जाने लगा। बेगम ने कहा, यह क्या हो रहा है? जो लड़की तुम्हारे बाप को चैलेंज कर रही है, तुम लोग उसे यहाँ बिठाकर अपनों की तरह बातें कर रहे हो। जुबैर ने जीने के ऊपर से कहा, अम्मी ये ठीक है कि अब्बा जान और मरजाना के दरमियान एक चैलेंज है, लेकिन ये भी तो देखिए कि आपकी पोती आपको वापस मिल गई है। उसके सिले में हम मरजाना को एक तस्वीर दिखाकर यहाँ से रुखसत कर सकती हैं, तो इसमें क्या मुजायका है? ये कहकर वो ऊपर चला गया। मैं मरजाना की सोच पढ़ रहा था। वो सोच रही थी कि जो तारिक महमूद उसके साथ इतने दिनों से लगा हुआ है वही फरहाद हो सकता है। अगर तस्वीर देख ली जाए तो हो सकता है कि तस्वीर से हकीकत खुल जाए और फिर वो तस्वीर लाकर मुझे दिखाएगी कि लो देखो ये तुम्हारी तस्वीर है, तुम तारिक महमूद नहीं फरहाद अली तैमूर हो। मरजाना यही सब कुछ सोचकर तस्वीर का मुतालबा कर रही थी। थोड़ी देर में जुबैर ऊपर से नीचे आया। उसके हाथ में एक बड़े साइज की तस्वीर थी। उसने उसे मरजाना की तरफ बढ़ा दिया। मरजाना ने तस्वीर को देखा तो कुछ मायूस हो गई, क्योंकि वो फरहाद अली तैमूर का चेहरा था। तारिक महमूद कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसी वक्त ड्राइंग रूम में फोन की घंटी बजने लगी। मंसूर ने आगे बढ़कर टेलीफोन का रिसीवर उठाया, फिर हेलो कहकर दूसरी तरफ की आवाज सुनने लगा। फिर उसने हैरानी से पूछा, आप कौन है और आप कैसे जानती हैं कि मरजाना नाम की लड़की हमारे यहाँ मौजूद होगी? मैं मंसूर के दिमाग में झांक कर देखने लगा तो पता चला कि मरजाना के अंकल अपनी कोठी से फोन कर रहे थे, क्योंकि कई घंटे गुजर चुके थे और हम बच्ची को लेकर वहां नहीं पहुंचे थे। उन्हें अंदेशा था कि हम गिरफ्तार न हो गए हों या किसी मुसीबत में न फंस गए हों, इसीलिए वो मालूम करना चाहते थे कि मरजाना वहां है या नहीं। बहरहाल मरजाना ने जब मंसूर की जुबान से अपना नाम सुना तो वो बोली, किसका फोन है? कोई मेरा नाम ले रहा है। मंसूर ने रिसीवर आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे खुद ही बात कर लो। मरजाना ने आगे बढ़कर रिसीवर लिया तो फिर अंकल की आवाज पहचान कर बोली, यहाँ सब खैरियत है और मैं बख्तावर से बातें कर रही हूँ और अब उसकी बहू से आखिरी गुफ्तगू करने के बाद यहाँ से रुखसत होने ही वाली हूँ। थोड़ी देर में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी, आप इत्मीनान रखें, मैं खैरियत से हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। शाहिना ने उसे पूछा, मरजाना अभी तुम किसी तारिक महमूद का जिक्र कर रही थी कि वो मेरा भाई है, क्या तुम उस शख्स को जानती हो? वो किस तरह मेरे भाई बनने का दावा कर रहा है? मरजाना ने उसके पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, अब इस बात को भूल जाओ कि मैंने किसी तारिक महमूद का जिक्र किया था। बहरहाल अब मैं जा रही हूँ, खुदा ने चाहा तो फिर कभी मुलाकात होगी। अभी तो तुम्हारे ससुर से बड़ी लंबी मुलाकातें हुआ करेंगी और इन मुलाकातों का जो अंजाम होगा वो तुम लोगों को मालूम होता रहेगा। ये कहकर उसने उचटती हुई नजरों से बख्तावर को देखा, फिर तेज कदमों से चलती हुई ड्राइंग रूम से कोठी के अहाते से निकली, फिर कार के पास आकर अगली सीट का दरवाजा खोला। मेरे शाना बशाना बैठकर बोली, चलो अब हम कहीं ऐसी जगह चलेंगे जहां इत्मीनान से मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ सकूं।
मैंने अनजान बनकर हैरानी से पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरा हुलिया क्यों बिगाड़ोगी? मैंने क्या कसूर किया है? वो गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या तुम जिन हो? बेशक मैं जिन हूं और कई बार यह साबित कर चुका हूं। हाँ, तुमने बड़ी सही मालूमात फराम की थी, बख्तावर के खानदान की तफसील बताई थी, लेकिन ये कैसे भूल गए थे कि शाहीना तुम्हारी बहन है? मैं जिन हूं, शाहीना मेरी नहीं, तारिक महमूद की बहन है। तुम बकवास करते हो। शाहीना फरहाद अली तैमूर की बहन है, और जो दावा तुमने तारिक महमूद के मुतल्लिक किया था वही बात शाहीना फरहाद अली तैमूर के मुतल्लिक कहती है। इसका मतलब यह है कि या तो फरहाद अली तैमूर तुम्हारे अंदर कहीं छुपा हुआ है और वो जिन बनकर मेरी मदद कर रहा है, या फिर शाहीना गलत कह रही है, या तुम जिन होकर भी गलत मालूमात हासिल कर रहे हो। कहीं ना कहीं कोई इतनी जबरदस्त गलती हो गई है कि अब तुम्हारे जिन बनने का भांडा फूटने ही वाला है। बेहतर है कि तुम मुझे ज्यादा न उलझाओ और जो सच है वो मेरे सामने बयान कर दो। मैंने कोई जवाब देने से पहले गाड़ी स्टार्ट की, फिर उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाने लगा। मरजाना ने कहा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम फिर झूठ बोलकर मुझे फरेब में मुब्तला करने का मंसूबा बना रही हो। मैंने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, अब मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। मैं सोच रहा हूं पता नहीं हमें आइंदा कब तक एक साथ रहना है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी दिलेरी की वजह से बहुत पसंद करता हूं। इसलिए मैंने खुशबू के जजीरे में जिन बनकर तुम्हारी मदद की थी। हाँ, मैं साफ साफ कह दूं कि किसी जिन का ऐसा वजूद नहीं है जो तुम पर आशिक हो। ये मैं ही शरारतें कर रहा था। उसने मुझे बड़ी तवज्जो से और टटोलती हुई नजरों से देखा, फिर कहा, तुम जिन नहीं हो तो यकीनन अब तक जो कुछ भी होता रहा वो टेलीपैथी का ही कमाल था। इस एतबार से क्या तुम फरहाद अली तैमूर हो? मैंने हाँ करते हुए सर हिलाया। वो फिर मेरे चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, क्या तुमने मेकअप के जरिए खुद को छुपाया हुआ है? मैंने इनकार में सर हिलाकर कहा, नहीं, मेरे चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है। मेरे बहुत से ऐसे दुश्मन थे जो कदम कदम पर मेरे लिए अज़ाबे जान बने हुए थे। बड़ी बड़ी ताकतें मेरी जान लेने के दरपे थीं। इसलिए मैंने मुस्तकिल अपने चेहरे को बदल दिया। इरादा था कि कभी अपने असली चेहरे की तरफ नहीं आऊंगा, लेकिन आज अपनी बहन शाहीना को पाकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मुझे मुस्तकिल तौर से अपने चेहरे को नहीं बदलना चाहिए था। बस अब एक उम्मीद है, मेरी एक मम्मी ने पेशगोई की थी कि मुझे जल्दी अपना असल चेहरा वापस मिल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि अब वो वक्त आने ही वाला है। मरजाना ने पूछा, वो वक्त कैसे आएगा? तुम्हारा चेहरा फिर कैसे बदल जाएगा? इस वक्त मेरे अंदर शाहीना को अपनी बहन को पा लेने की ऐसी लगन लगी हुई है कि अब मैं अपने असल चेहरे के साथ ही उसके सामने जाना चाहता हूं, ताकि वो मुझे पहचान कर मेरे सीने से लग जाए। मैं उस बच्ची को पा लेना चाहता हूं जिसे मैं सीने से लगाकर फीडर से दूध पिलाया करता था, और उसी बहन की खातिर अब मैं पेरिस जाऊंगा और वहां प्लास्टिक सर्जरी के जरिए फिर फरहाद अली तैमूर का चेहरा अपनाऊंगा और वहां से वापस लाहौर आऊंगा, फिर अपनी बहन से मुलाकात करूंगा। मैं रवानी में बोलता जा रहा था और वो मेरे सामने बैठी मेरा मुंह तके जा रही थी। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कम सुना है। मेरा उस्ताद वारसो रोकी तुम्हारी बहुत तारीफें किया करता था। फिर मैंने खुशबू के जजीरे से लेकर यहाँ तक तुम्हारे जितने कारनामे देखे हैं। अब तुम्हारी असलियत मालूम करने के बाद उन कारनामों को अपने जहन में दोहरा रही हूँ, उन्हें याद कर रही हूँ तो वाकई हैरान हो रही हूँ। तुम नाकाबिले तस्खीर हो, एक ऐसी हस्ती हो जो आसेब की तरह जहन पर दिमागों पर छा जाती है। ऐसी बला हो किसी के पीछे पड़ जाए तो मरने के बाद ही पीछा छोड़ती है, और मैं देख रही हूँ कि तुम मेरे पीछे पड़ गए हो। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराने लगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, और मुझे इस बात पर एतराज नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्ती को कबूल करती हूँ, हालांकि मैंने बड़ा ही पक्का वादा किया था कि कभी किसी मर्द को दोस्त नहीं बनाऊंगी। बोलो, मंजूर है दोस्ती? मैंने मुस्कुराकर कहा, नेकी और पूछ पूछ, मैं तो जिन बनकर ही तुम पर आशिक हो गया था। वो एकदम से भड़क कर बोली, एक खबरदार, मुझसे इश्क न जताना। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि मैं तुम पर आशिक हो गई हूँ और तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मोहब्बत एक मुख्तलिफ जज्बा होता है जो मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हो सकता। हाँ, दोस्ती निभाने की कोशिश करूंगी। हम अपनी क़यामगाह पर पहुंच गए। वहां मरजाना के अंकल और दूसरे रिश्तेदारों ने उस बच्ची के मुतल्लिक सवालात किए। मरजाना एक जगह बैठकर सारी रूदात सुनाने लगी। उसने बताया कि चोरी करने के बाद उसके दिल में ममता जाग गई और बच्चे के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत पैदा हो गई थी। उसने उसी घड़ी फैसला किया कि उसे माँ की गोद से जुदा नहीं करेगी, लिहाजा उसने बच्ची को ले जाकर वापस कर दिया। मरजाना के इस इकदाम पर सभी लोग खुश थे और उसे मुबारकबाद दे रहे थे और उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे कि अल्लाह ने चाहा तो बख्तावर अपने किए की सजा खुद भुगतेगा। तुमने बच्ची को उसकी माँ की गोद में वापस पहुंचाकर बहुत बड़ी इंसानियत का सबूत दिया है।
कुछ देर तक वहां बातें करने के बाद मरजाना तन्हाई मिलते ही मुझसे कहने लगी, ये सब कुछ तो हो गया, लेकिन मैं उस बख्तावर से इंतकाम कैसे लूं? ये बात तय है कि ये पेरिस जाएगा और मैं पेरिस पहुंचकर उसकी ऐसी मुरम्मत करूंगी कि वो जिंदा रहकर सिसक सिसक कर मरने की तमन्ना करता रहेगा। लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता। दुश्मन मेरे सामने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने पूछा, तो फिर तुम क्या चाहती हो? क्या उसकी मुरम्मत की जाए? मुश्किल तो यह है कि वो बूढ़ा है, मुझसे कमजोर है। उस पर हाथ उठाते वक्त मेरा दिल मुझे मुलामत करेगा, क्योंकि कमजोर पर हाथ उठाना दलेरी नहीं है। दूसरी तरफ उसका जवान बेटा ब्लैक बेल्टर है। माना कि वो एक अच्छा फाइटर होगा, लेकिन फिर भी वो मेरे सामने बच्चा ही है। मैं उस पर भी हाथ नहीं उठाना चाहती। वो तो एक दो हाथ में ही जमीन पर लेट जाएगा। अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि बख्तावर को अजियतों में मुब्तला किया जाए और उसे तड़पाया जाए, इस तरह कि उस पर हाथ उठाने की भी नौबत न आए? वो खुश होकर बोली, हाँ मैं यही चाहती हूँ। अभी तुम्हारी बातें सुनकर ये बात जहन में आई कि तुम टेलीपैथी के जरिए ऐसा कर सकते हो। मैंने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं बख्तावर को ज़हनी अजियतों में मुब्तला कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी तशफ़ी कैसे होगी? क्योंकि इंतकाम उसी को कहते हैं कि अपनी आंखों के सामने अपने दुश्मन के तड़पने का तमाशा देखा जाए। मरजाना ने तायद में सर हिलाकर कहा, यह बात तो है। मेरी तसल्ली उस वक्त होगी जब मैं अपनी आंखों से दुश्मन को एड़ियां रगड़ रगड़ कर मारने की ख्वाहिश करते हुए देखूं। क्या ऐसा मुमकिन है कि टेलीपैथी के ये तमाशा मुझे दिखा सको? मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक वक्त में मैं दो काम नहीं कर सकता। यानी ये कि टेलीपैथी के जरिए उधर मैं बख्तावर को अपना मामूल बनाऊं और उधर तुम्हें वो तमाशा दिखाऊं। हाँ, ये हो सकता है कि जब बख्तावर कुछ अजियतें उठाने लगे तो तुम फोन के जरिए राब्ता कायम करो। तुम्हें पता चल जाएगा कि वो किस कर्ब से गुजर रहा है। इसके अलावा कल सुबह तुम फिर किसी बहाने उसके घर चली जाना। मैं वहां तुम्हारे सामने उसके तड़पने का तमाशा दिखाऊंगा। इस तरह तुम्हारी तसल्ली हो सकती है। ठीक है, कल सुबह की बात कल देखी जाएगी। अभी तो कम से कम उसको जरा सा सबक सिखाओ। मैं थोड़ी देर बाद फोन करके उसकी खैरियत पूछूंगी। ये कहकर मैंने चुप साध ली और बख्तावर के दिमाग में पहुंच गई। मरजाना थोड़ी देर तक इंतजार करती रही, रह रहकर मेरा मुंह तकती रही। फिर मैंने उससे कहा, चलो हो गया, अब तुम ड्राइंग रूम में जाकर टेलीफोन के जरिए राब्ता कायम करो और उसे बताओ कि तुम मरजाना बोल रही हो, क्योंकि इस वक्त वो लोग तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। उसने हैरानी से पूछा, मुझे क्यों याद कर रही हैं? मैंने हंसते हुए कहा, इसलिए कि अभी थोड़ी देर पहले तक बख्तावर तुम्हारा नाम ले लेकर दीवार से सर टकरा रहा था और ये कह रहा था कि मरजाना मेरी बेटी नहीं है। मैं दौलत के लालच में उसे अपनी बेटी बनाना चाहता हूँ और मैं कितना कमजोरफ हूँ। ये कहते कहते वो कई बार दीवार से सर टकरा चुका है। उसका जवान बेटा जो ब्लैक बेल्टर है उसे बार बार संभाल रहा है। वो खुशी से मेरा हाथ पकड़कर बोली, तुम भी मेरे साथ वहां चलो। मैंने उसके हाथ में अपने हाथ को देखते हुए कहा, अगर तुम इसी तरह मेरे हाथ को पकड़े रहो तो मैं तुम्हारे साथ जहन्नुम में भी जाने के लिए तैयार हूँ। उसने यक बयक मेरे हाथ को झटक दिया, फिर बोली, ज्यादा शौक ही ना दिखाओ, चलना है तो चलो। ये कहकर वो पांव पटकती हुई ड्राइंग रूम की तरफ जाने लगी। मैं भी उसके पीछे जाने लगा। ड्राइंग रूम में पहुंचकर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बख्तावर का फोन नंबर डायल करने लगी। इतनी रात हो गई थी कि घर के दूसरे अफराद अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे। सिर्फ हम दोनों ही ऐसे मेहमान थे कि मेजबानों को सुलाकर जाग रहे थे। टेलीफोन का राब्ता कायम होते ही मैं उन दोनों की बातें सुनने लगा। मरजाना ने हेलो कहकर पूछा, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से बेगम बख्तावर की आवाज सुनाई दी। मैं बेगम बख्तावर हूं, तुम कौन हो? मरजाना ने कहा, अभी मुझे जोर जोर की हिचकियां आ रही थी। मैंने सुना है कि जब कोई बहुत ज्यादा किसी को याद करता है तो जिसे याद किया जाता है उसे बहुत ज्यादा हिचकियां आती हैं। मैंने यही मालूम करने के लिए फोन किया है, कहीं तुम्हारा शौहर मुझे याद तो नहीं कर रहा है। बेगम बख्तावर ने चीख कर कहा, अरे तुम तो वही लड़की हो, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ याद आया, मरजाना। अभी मरजाना मरजाना कहकर मेरे शौहर दीवारों से सर टकरा रहे थे। मरजाना ने कहा, जब वो मरजाना कहकर दीवारों से सर टकरा रहे हैं तो उन्हें मर जाने दो, तुम क्यों परेशान होती हो? बेगम ने कहा, ए तुम्हारे मुंह में खाक, वो क्यों मरे, तुम मर जाओ। मरजाना ने कहा, लो मैं मर गई। ये कहकर उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। फिर मुझसे बोली, अब जरा देखो तो कि बेगम का क्या हाल है। मैंने बेगम के दिमाग में झांक कर देखा। वो फोन का राब्ता खत्म होने पर बुखला गई थी, क्योंकि उन्हें मरजाना की जरूरत थी और वो गुस्से में मरजाना से ऐसी बात कह गई थी जिससे दोस्ती नहीं दुश्मनी ही बढ़ सकती है। बेगम के बड़े बेटे जुबैर ने पूछा, अम्मी क्या बात है, किसका फोन था? आप किसे कोस रही थी? ए बेटा मैं क्या बताऊं, उसी मरजाना का फोन था। मुझे कहना कुछ चाहिए था, गुस्से में कुछ और कह गई हूं। अब उसने उधर से रिसीवर रख दिया है। मेरी समझ में नहीं आता उससे कैसे राब्ता कायम करूं और उसे कैसे यहां बुलाया जाए। जुबैर ने कहा, अम्मी आपको तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है।
मसलियत अंदेशी से काम लेना चाहिए था। आप जानती हैं कि अब्बा जान की हालत बिगड़ती जा रही है। ये दिमागी मरीज बनते जा रहे हैं। इनका इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकेगा। शायद मरजाना आकर ये कह दे कि उसने उनके गुनाहों और गलतियों को मुआफ कर दिया है, तो इनके ज़मीर को इत्मीनान होगा और इनको दिमागी सुकून मिलेगा। बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि किसी तरह तुम्हारे बाप को आराम आ जाए, लेकिन मैं क्या करूं, बस बौखलाहट में उसे बुरा भला कह गई। दूसरे बेटे मंसूर ने भी अपनी माँ को जरा सख्त लहजे में कहा कि ऐसे वक्त मरजाना से अच्छी बातें करनी चाहिए थी। फिर शाहीना ने कहा, ठीक है, मैं यहाँ फोन के पास बैठी रहती हूँ, अब अगर कॉल आएगी तो मैं ही उसे अटेंड करूंगी। मैंने मरजाना से कहा, इस वक्त शाहीना टेलीफोन के पास बैठी हुई है। वहां तमाम घर वालों को ये तवक्को है कि शायद तुम उन्हें फिर फोन करोगी। मरजाना ने फोन रिसीवर पर हाथ रखते हुए कहा, मैं शाहीना से गुफ्तगू करती हूँ। मैंने रिसीवर पर मरजाना के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, मेरा दिल सीने में मचल रहा है कि मैं अपनी बहन से बातें करूं। मैं उसके सामने नहीं जा सकता और ना ही अपना असली चेहरा दिखा सकता हूं। कम से कम उससे किसी बहाने गुफ्तगू तो कर सकता हूं। मैं ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि मेरी वो बहन मुझे किसी अजनबी की सूरत में भाई की हैसियत से कबूल करती है या नहीं। ये कहकर मैंने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से शाहीना की मधुर आवाज सुनाई दी, हेलो, मैं बेगम जुबैर बोल रही हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, यानी कि तुम शाहीना बोल रही हो? उसने पूछा, जी हाँ, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आप कौन हैं? मैंने बड़े प्यार से कहा, मेरी बहन अपने बिछड़े हुए भाई की आवाज पहचान सकती हो तो पहचान लो और बताओ कि मेरा नाम क्या हो सकता है। उधर चुप लग गई। वो सोच में पड़ गई। उसका दिमाग मेरी तरफ परवाज करने लगा। उसका बिछड़ा हुआ भाई मैं ही था। फिर वो लरसती हुई आवाज में बोली, मेरे एक ही भाईजान है और वो है फरहाद अली तैमूर। आप कौन हैं? मैं वही हूँ बेटी, जो बहन के रिश्ते को बेटी बनाकर अपनी गोद में पालता रहा। मैं वही हूँ शाहीना। बोलो तो मैं अपनी और तुम्हारी मुकद्दस मोहब्बत की पूरी दास्तान सुना दूं। एक एक दिन का वाकया मुझे याद है कि मैं अपनी बहन के साथ कैसे रहता था और मेरी बहन मुझे कितनी शिद्दत से चाहती थी। वो मेरी बातें सुनते सुनते दौरे माजी में खो गई थी। उसे एक एक वाकया याद आ रहा था कि उसकी माँ यानी कि मेरी चची जान मुझ पर कैसे जुल्म करती थी। जब शाहीना बड़ी हुई तो मेरे और उसके मुकद्दस प्यार पर तोहमत लगाई गई। हमें गुनाह की तरफ धकेलने की लाशऊरी तौर पर कोशिश की गई, लेकिन हम पाक थे और पाक ही रहे। जुबैर की आवाज सुनाई दी। वो शाहीना से पूछ रहा था, क्या बात है शाहीना, फोन पर कौन है? शाहीना ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर कहा, एक साहब खुद को मेरा भाई बता रही हैं, यानी फरहाद भाई, और वो मेरे माजी की एक एक बात मुझे याद दिला रही हैं। उनके लबो लहजे से भी ऐसा पता चलता है कि ये वही गुमशुदा आवाज है, एक अरसे के बाद जिसे मेरे कान सुन रहे हैं। जुबैर ने कहा, तुम जज्बात में बह जाती हो। भाई की मोहब्बत में कोई गलती भी कर सकती हो। कोई गलत आदमी तुम्हें बहका सकता है। इस बात का क्या सबूत है कि जो शख्स तुमसे अभी फोन पर बात कर रहा है वो तुम्हारा भाई जान फरहाद अली तैमूर है। लाओ रिसीवर मुझे दो, मैं बात करता हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर ले लिया। इसके साथ ही मैंने फोन पर कहा, जुबैर मुझे मुखातिब न करना। मैं बगैर देखे हुए इतनी दूर बैठे हुए ये कह सकता हूँ कि अभी तुमने शाहीना के सामने बेयकीनी जाहिर की है कि जो शख्स फोन पर बातें कर रहा है उसके पास फरहाद अली तैमूर होने का क्या सबूत है, और यही बातें करने के लिए तुमने रिसीवर शाहीना के हाथ से लिया है। अब तुम खुद ही सोचो कि ये बातें मुझे कैसे मालूम हो सकती हैं। ये तो सिर्फ फरहाद अली तैमूर ही जान सकता है। जुबैर ने कायल होकर कहा, जी हाँ, आप दुरुस्त फरमाती हैं। आपकी बातों से ये जाहिर हो रहा है कि आप ही फरहाद भाई हैं। लेकिन आप इतनी दूर क्यों हैं? आप हमारे पास क्यों नहीं आते? हमारे पास आपकी तस्वीर है। अगरचे आपको शाहीना से बिछड़े हुए काफी मुद्दत गुजर चुकी है, ताहम तस्वीर से आप पहचाने जा सकती हैं। मैंने कहा, जुबैर यही तो मजबूरी है कि मैं सामने नहीं आ सकता। अगर आऊंगा तो तुम लोग मुझे पहचान नहीं सकोगे, इसलिए कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए मेरा चेहरा बदल दिया गया है। कोई यकीन नहीं करेगा, मैं ही फरहाद अली तैमूर हूँ। जुबैर ने पूछा, अब इस बात का क्या सबूत है कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए आपका चेहरा बदल दिया गया है? तुम कितने सबूत चाहोगे? अभी तो मैंने टेलीपैथी का एक मुजाहरा किया है। इससे पहले जो तुम्हारे अब्बा जान दीवारों से सर टकराकर मरजाना के नाम का विर्द कर रहे थे, तो उसमें भी मेरी टेलीपैथी का हाथ था। मैं ही उन्हें ये सजा दे रहा था। क्या कहा आपने? आप सजा दे रहे हैं मेरे अब्बा जान को? मगर क्यों? इसलिए कि उन्हें जितनी भी सजा दी जाए, जितनी भी अजियतें पहुंचाई जाए, कम है। उन्होंने मरजाना पर ऐसे मुजालिम ढाए हैं और उसकी वालदा को ऐसा जलील किया है, इस तरह बदनाम किया है कि शराफत उसे गवारा नहीं कर सकती।
किसी भी मुहज्जब आदमी को तुम्हारे बाप से बातें करते हुए शर्म आएगी। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, हो सके तो बाप और बेटे के रिश्ते को भूलने की कोशिश करो। एक मुंसिफ बनकर सोचो कि तुम्हारे बाप को क्या सजा मिलनी चाहिए। सजा के बारे में सोचो और इंसाफ करो। मुआफी की तवक्को न रखो, क्योंकि मरजाना उन्हें किसी सूरत में मुआफ नहीं करेगी। अगर आप वाकई हमारे फरहाद भाई हैं तो यहाँ आकर बातें करें, तमाम बातें सहूलत से तय हो जाएंगी। नहीं जुबैर, मेरी दो बड़ी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से मैं अभी नहीं आ सकता। पहली मजबूरी यह है कि तुम्हारे बाप की मौजूदगी में मैं और मरजाना अब तुम लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों का रिश्ता ऐसा है कि तुम फरियाद करोगे, गिड़गिड़ाओगे, इंसानी हमदर्दी का वास्ता दोगे तो मैं किसी हद तक शाहीना की खातिर नरम पड़ जाऊंगा, मगर मरजाना कभी नहीं मानेगी। वो इंतकाम लेगी और अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक इंतकाम के मुताल्लिक ही सोचती रहेगी। मेरी दूसरी मजबूरी यह है कि मेरे पास अपना असली चेहरा नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं बहुत जल्द अपनी असली सूरत में लौट आऊंगा। मुझे उस दिन का इंतजार है और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन मैं सबसे पहले आकर अपनी शाहीना से मिलूंगा। उसके बाद यहाँ और भी रिश्तेदार, दोस्तों, अहबाब हैं, सभी से मुलाकात करना है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करने के लिए मुझे दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए पेरिस जाना होगा। पेरिस से मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, फिर तुमसे शाहीना से मुलाकात होगी। शाहीना अपने शौहर के सर से सर जोड़े हुए रिसीवर से कान लगाकर मेरी बातें सुन रही थी। उसने जल्दी से रिसीवर अपने हाथ में लेकर कहा, भाईजान, आप जो कोई भी है, मैं आपको भाईजान समझकर मुखातिब कर रही हूँ और आपकी बातों से अंदाजा लगा रही हूँ कि आप मेरे ससुर साहब को अजियतों में मुब्तला करने के बाद कतरा रही हैं। अगर आप वाकई मेरे भाई हैं तो मैं आपसे अपना हक मांगते हुए दरख्वास्त करती हूँ कि उन्हें बचाएं। अगर आपने उन्हें मरजाना की दुश्मनी से महफूज ना रखा तो जब भी आप अपनी असली सूरत के साथ मेरे सामने आएंगे तो मैं आपसे नाराज रहूंगी। जुबैर ने धीमी सरगोशी में शाहीना से कहा, तुम भाई से कहो कि वो यहाँ आकर बातें करें। उनकी सूरत ख्वाह अजनबी जैसी क्यों ना हो, हम उन्हें फरहाद भाई समझकर ही बातें करेंगे। शाहीना ने ये सुनते ही रिसीवर पर मुझसे कहा, भाईजान, मैं आपसे बहन के नाते जिद करती हूँ कि आप इसी वक्त मेरे पास चले आए। मैं आपसे रूबरू बातें करूंगी, आपका इनकार नहीं सुनूंगी, और इनकार करने से पहले मैं रिसीवर रख रही हूँ, बस आप फौरन चले आए। ये कहते उसने रिसीवर रख दिया। मैं अपने रिसीवर को देखने लगा। मरजाना ने पूछा, क्या हुआ? मैंने उसे बताया शाहीना जिद कर रही है और मुझे अपने पास बुला रही है, कहती है कि रूबरू बातें होंगी। मरजाना ने कहा, बातें ख्वाह कुछ भी हो, रिश्ता कितना ही नाजुक हो या कितना ही मुकद्दस हो, याद रखना फरहाद, मैं इंतकाम लेने से बाज नहीं आऊंगी। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, मैं जानता हूँ, तुम्हारे मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ, तुम इंतकाम लोगी। मैं तुम्हारे रास्ते में हायल नहीं होना चाहूंगा। चलो हम इसी वक्त चलते हैं, देखते हैं कि हमारी ये बहस किस नतीजे पर पहुंचती है और तुम्हारे इंतकाम का मसला किस तरह हल होता है। हम दोनों ड्राइंग रूम से बाहर आए। कार पोर्च में खड़ी हुई थी। हम उसमें बैठकर वहां से रवाना होने लगे। उसी वक्त एक कमरे की खिड़की खुली। फिर मरजाना के अंकल की आवाज सुनाई दी, क्या बात है, तुम दोनों को नींद नहीं आ रही है? इतनी रात को फिर कहाँ जा रहे हो? मरजाना ने कहा, अंकल आप आराम से सोते रहें, फिक्र न करें, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, एक जरूरी काम से जा रही हैं। ये कहकर मरजाना ने मुझसे स्टीयरिंग सीट पर बैठने के लिए कहा। मैंने इनकार करते हुए कहा, नहीं, तुम कार चलाओगी और मैं जरा ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो बख्तावर क्या कर रहा है। मरजाना कार ड्राइव करने लगी। मैं बख्तावर के दिमाग में पहुंच गया। इस वक्त वो टेलीफोन ड्राइंग रूम से उठाकर अपने कमरे में ले जा रहा था और कह रहा था, मुझे जरूरी कॉल करनी है, कोई मेरे कमरे में ना आए। ये कहकर वो टेलीफोन को अपने बेडरूम में ले गया, फिर उसका दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। इसके बाद वो रिसीवर उठाकर नंबर डायल करने लगा। उसकी सोच बता रही थी कि उसके इरादे मरजाना के लिए बहुत ही खतरनाक हैं। उसका एक दोस्त था जो उसकी तरह शबाबी कबाबी था और पेशा स्मगलिंग था। स्मगलिंग का पेशा करने वाला वो दोस्त अच्छे खासे गुंडे पाल कर रखता था। अब बख्तावर उन्हीं गुंडों की खिदमत हासिल कर रहा था और अपने दोस्त को समझा रहा था कि अब से तकरीबन आधे घंटे बाद उसकी कोठी को चारों तरफ से घेर लिया जाए और मरजाना नाम की लड़की और उसके साथ जो कोई भी होगा, दोनों को घेर कर या तो खत्म कर दिया जाए या उन्हें किसी तरह अगवा किया जाए, इस तरह के कानून की गिरफ्त में ना आ सके। इसके बाद वो मरजाना से निमट लेगा। मैं बख्तावर के शराबी दोस्त के दिमाग में पहुंच गया। वो रिसीवर रखने के बाद दोबारा उसे उठाकर अपने गुंडों के एक लीडर से राब्ता कायम कर रहा था। राब्ता कायम होने के बाद उसने उस लीडर को वही हुक्म दिया जैसा कि बख्तावर चाहता था। इस फोन के राब्ते से मैं गुंडों के उस लीडर के दिमाग में पहुंच गया।
वो लीडर अब अपने गुंडों से राब्ता कायम करने के लिए घर से निकल पड़ा था। मैंने मरजाना से कहा, जरा लंबे रास्ते से कोठी की तरफ चलें। इतनी जल्दी कोठी में ना पहुंचे क्योंकि मामला जरा संगीन होता जा रहा है। मरजाना ने पूछा, कैसा मामला? संगीनी कैसी है? मैं तुम्हें तफसील से बताऊंगा। अभी एक बदमाश का ताकुब कर रहा हूं, थोड़ी देर खामोश हो। ये कहकर मैं फिर उस लीडर के दिमाग में पहुंच गया। अब वो अपने एक मातहत के घर पहुंचकर उससे बातें कर रहा था और उसे कह रहा था कि वो अपने 2-4 साथियों को बुला कर ले आए। मैं उन दोनों के यानी कि लीडर और उसके मातहत के दिमागों में बारी बारी झांकता रहा। वो लोग जहां जहां गए और जिनसे राब्ता कायम किया, उन तमाम लोगों के दिमागों को पहचानता रहा और उनके दिमागों में बैठने के लिए जगह बनाता रहा। फिर मैंने दिमागी तौर पर कार में हाजिर होकर मरजाना से कहा, बस अब कोठी की तरफ चलो, काम बन गया है। उसने गाड़ी का रुख कोठी की तरफ मोड़ते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है। मैंने उसे सारी बातें बताई कि बख्तावर किस तरह हमारे अतराफ जाल बिछा रहा है। मरजाना ने कहा, वो बड़ा ही कमीना आदमी है। उसका बेटा और उसकी बहू उसकी जान बचाने की खातिर हमें सुलह के लिए अपने पास बुला रहे हैं और वो बदमाशी से अब भी बाज नहीं आ रहा। अब बताओ क्या इरादा है। बस से चलती चलो, हम उनकी कोठी में जाएंगे, देखेंगे कि वो हमारा क्या बिगाड़ लेती हैं। वो खुश होकर बोली, वाह, मजा आ गया। मुझे साथी भी मिला है तो मेरे ही जैसा जीदार है। जब जानबूझकर खतरात में छलांग लगाई जाए और ऐसे वक्त अपने साथी की हमायत भी हासिल हो तो मजा आ जाता है। हमारी कार कोठी के पोर्च में पहुंचकर रुक गई। मरजाना ने कार का हॉर्न दिया, फिर हम गाड़ी से निकल आए। हॉर्न की आवाज सुनते ही शाहीना दौड़ती हुई बाहर आई। उसके पीछे जुबैर भी था। फिर वो मरजाना के साथ मुझे देखकर ठिठक गई, एक जगह खड़ी रह गई और मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। उसे इंतजार था कि उसके फरहाद भाईजान आ रही हैं। तस्वुर में वही फरहाद का चेहरा था जो तस्वीर में नजर आता था, मगर मुझे देखते ही वो मायूस हो गई। मैं उसके लिए अजनबी था। मैंने बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, शाहीना, मैं तुम्हारा भाई हूं। मैंने कहा था ना कि तुम मुझे पहचान नहीं सकोगी। बहरहाल मुझे इसका गिला नहीं है, ये तुम्हारी भी मजबूरी है। जब तुम मुझे मेरे असली चेहरे के साथ देखोगी तो इंशाल्लाह एक दिन अपने भाईजान के सीने से आकर लग जाओगी। वो गहरी संजीदगी से बोली, मैं अपने भाईजान के लिए तड़प रही हूँ। जब भी मैं आपके चेहरे पर अपने भाईजान का चेहरा देखूंगी तो वो दिन मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। उस रोज मैं आपके धड़कते हुए सीने में बाप की धड़कने महसूस करूंगी। आपकी आगोश में पहुंचकर माँ की गोद में पहुंच जाऊंगी और आपका प्यार एक भाई का मुकद्दस प्यार होगा। उस दिन का इंतजार करने के लिए हमें सब्र करना चाहिए। आइए अंदर तशरीफ लाइए, वहां घर के दूसरे लोग भी इंतजार कर रहे होंगे। जुबैर ने भी हाथ के इशारे से अंदर चलने के लिए कहा। मैं और मरजाना शाना बशाना चलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। वहां बख्तावर और उसकी बीवी एक सोफे पर बैठे हुए थे। उस सोफे के पीछे उनका कद्यावर ब्लैक बेल्टर बेटा कमर पर दोनों हाथ रखे बड़ी शान से खड़ा हुआ था। मैं और मरजाना उनके बिल्कुल सामने मगर उनसे दूर एक सोफे पर बैठ गए। जुबैर ने कहा, यहाँ हम दोस्ताना माहौल में बातें करेंगे और समझदार इंसानों की तरह लड़ाई झगड़े से परहेज करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि जिससे मरजाना की भी तसल्ली हो जाए। मरजाना ने कहा, मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि मेरे इंतकाम की आग नहीं बुझेगी। जुबैर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, अभी अब्बाजान हमसे कह रहे थे कि वो जो इतनी देर तक दीवार से सर टकराते रहे थे और मरजाना का नाम लेकर चीखते रहे थे तो ये कोई टेलीपैथी का कमाल नहीं था। आप फरहाद अली तैमूर नहीं है, बल्कि आप लोग यहाँ हमें धोखा देने के लिए आए हैं और इसीलिए टेलीफोन पर भी हमसे राब्ता कायम किया ताकि हम मजबूर होकर आप लोगों को यहाँ बुलाएं। मैंने पूछा, अगर ये टेलीपैथी का कमाल नहीं था तो तुम्हारे अब्बाजान दीवारों से सर क्यों टकरा रहे थे? बख्तावर ने कहा, मैं बताता हूँ। मैं शाम से बहुत ज्यादा पी रहा था और मुझे बहुत ज्यादा नशा हो गया था। उस नशे की वजह से मैंने ऐसी हरकतें की हैं। अगर तुम वाकई फरहाद अली तैमूर हो तो इसका सबूत पेश करो। शाहीना ने कहा, हाँ भाईजान, अगर आप वाकई मेरे भाईजान हैं तो कोई ऐसा सबूत पेश करें जिससे हम में से किसी को नुकसान न पहुंचे। मैंने कहा, मेरी बहन, मैंने अगर जरूरत महसूस की तो जरूर सबूत पेश करूंगा। फिलहाल ये समझ लो कि मैं फरहाद अली तैमूर नहीं हूं, एक आम सा आदमी हूं और मेरे साथ ये एक आम सी लड़की है जो मजलूम है, जिस पर बख्तावर ने जुल्म किया है। हम फरियादी बनकर आए हैं और इंसाफ चाहती हैं। तुम लोग शराफत, तहजीब और इंसानियत की हदूद में रहकर क्या इंसाफ करोगे, हम ये देखना चाहती हैं। जुबैर ने कहा, आप लोगों को कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। आप लोग मेरे अब्बाजान के खिलाफ जो भी कदम उठाएंगे वो गैर कानूनी होगा। आप लोगों को जरा सब्र से काम लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जालिम को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जो जैसा करता है वैसा भरता है। मरजाना ने कहा, नहीं, जालिम करता है मगर भरता नहीं है।
मजलूम की जिंदगी दो भर करता रहता है। जैसा कि आज 20 बरस होने को आए, आज तक तुम्हारा बाप मेरे पीछे पड़ा रहा और करम दीन के जरिए मालूमात हासिल करता रहा ताकि किसी तरह मुझ तक पहुंच जाए और मुझे किसी तरह अपनी बेटी बनाकर मेरी दौलत और जायदाद पर कब्जा जमा ले। जुबैर ने कहा, ये बातें हम तुम्हारी जुबान से पहले भी सुन चुके हैं, इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि कानून के मुताबिक तुम लोगों को किसी भी शरीफ घर में घुसकर ऐसी कोई नाजीबा हरकत नहीं करनी चाहिए और हमारे बुजुर्गों से कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा, जुबैर, अगर तुम्हारा इंसाफ यही है कि तुम्हारे बाप को कानून कुदरत पर छोड़ दिया जाए तो क्यों ना तुम्हारे बाप का फैसला कानून के मुताबिक किया जाए। तुम्हारे बाप ने यह इतराफ किया है कि उन्होंने सायरा बानो से शादी की थी और मरजाना उनकी बेटी है। ये अपना तहरीरी बयान दे दें। हम अदालत में ये साबित करेंगे कि ये गलत है और बख्तावर लालच के तहत मरजाना और उसकी वालदा की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। फिर कानून के मुताबिक जो सजा होगी तो वो तमाशा क्या तुम देख सकोगे। शाहीना ने कहा, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। आप लोग अपने तहफ्फुज के लिए और अपनी बातों को जायज करार देने के लिए बड़ी बड़ी बहसें कर सकती हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि हमारे दरमियान यहाँ समझौते की बात होनी चाहिए। शाहीना, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारे कहने पर शायद बख्तावर को मुआफ कर देता और मरजाना भी किसी हद तक नरम पड़ जाती, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि ये बूढ़ा शख्स किस कदर चालबाज है। तुम लोगों ने हमें यहाँ सुलह के लिए बुलाया और ये शख्स हमें गुंडों के जरिए घेर कर हमारी जान लेना चाहता है। इससे पूछो कि ये थोड़ी देर पहले यहाँ ड्राइंग रूम से टेलीफोन अपने कमरे में ले जाकर किससे बातें कर रहा था और किस तरह गुंडों को हमारे लिए हदायत दे रहा था। मेरी ये बात सुनते ही बख्तावर चौंक कर सीधा होकर सोफे पर बैठ गया और बेचैनी से पहलू बदलने लगा। जुबैर ने पूछा, अब्बा जान, क्या ये सच है? बख्तावर ने ढिठाई से कहा, यह झूठ है। मैंने कहा, जुबैर, तुम और मंसूर बाहर जाकर देखो। इस वक्त तुम्हारी कोठी के चारों तरफ गुंडे और बदमाश फैले हुए हैं और ये सब तुम्हारे बाप की तरफ से आए हुए हैं। उसी वक्त ड्राइंग रूम में एक नौजवान लड़की दाखिल हुई। वो बख्तावर की बेटी थी। बेगम ने उसे देखते ही कहा, सलमा, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम ड्राइंग रूम में ना आना। सलमा ने आगे बढ़ते हुए और मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने कमरे में रह नहीं सकी। मेरे दिल में बेचैनी थी कि जरा फरहाद अली तैमूर को देखूं, मगर ये साहब तो कोई और हैं। जुबैर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, अच्छी बात है, मैं बाहर जाकर देखता हूं कि गुंडे वहां मौजूद हैं या नहीं। वो जाना ही चाहता था कि बख्तावर ने डांट कर कहा, जुबैर, मैं हुक्म देता हूं कि तुम ड्राइंग रूम से बाहर कदम नहीं निकालोगे। जुबैर ने कहा, मगर क्यों अब्बा जान? अगर तस्दीक कर ली जाए तो क्या मुजायका है? क्या आपने वाकई गुंडों को यहाँ आने की दावत दी है? हाँ, ये दुरुस्त है। तुम्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। ये दोनों अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएंगे। मैंने इन्हें घेरने और इनकी मुरम्मत करने के पूरे इंतजामात कर लिए हैं। मंसूर ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब्बा जान, आपने ख्वामखा इतनी जहमत की। आपका बेटा इस काबिल है कि अकेला इन दोनों की मुरम्मत कर सकता है और इनको ऐसा सबक सिखा सकता है कि फिर कभी आपकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेंगे। उसकी बात सुनकर मरजाना अपनी जगह से उठी, इत्मीनान से चलती हुई ड्राइंग रूम के बाहरी दरवाजे तक गई और उस दरवाजे को बंद करके अंदर से चिटकनी चढ़ा दी। इसके बाद वहां से पलट कर बोली, इस दरवाजे से बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आएगा। मंसूर, मैं तन्हा तुम्हारे सामने हूँ। आओ और अपनी हसरत पूरी कर लो। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अभी बच्चे हो। तुमने ब्लैक बेल्ट अपनी कमर से बांधकर ये समझ लिया है कि बहुत बड़े फाइटर हो। जब तक तुम्हें ठोकरें नहीं लगेंगी उस वक्त तक तुम्हारे सर से गुरूर नहीं उतरेगा। अगर मैं चाहता तो मरजाना को इस मुकाबले से रोक सकता था, क्योंकि मंसूर कितना ही खतरनाक फाइटर हो फिर भी वो मरजाना के फुलादी जिस्म से टकरा नहीं सकता था और ना ही उसकी तरह लड़ने का तजुर्बा रखता था। फिर मैंने सोचा कि मंसूर को कुछ सबक मिलना चाहिए, वरना ये और ज्यादा मगरूर होता जाएगा। मरजाना के जहन को मैं पढ़ चुका था। वो मंसूर से मुकाबले में फातेह बनने के लिए नहीं, उसकी गोश माली के लिए आगे बढ़ रही थी। उस वक्त तक वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हो गए थे। सोफों के दरमियान काफी जगह थी। वो बड़ी आसानी से पैंतरे बदल कर एक दूसरे पर हमले कर सकते थे। फिर मंसूर पैंतरे बदल बदल कर कराटे के पोज बनाने लगा। उसके पोज बनाने के अंदाज में बड़ी जारहियत थी। ऐसा लगता था कि सचमुच बहुत ही खतरनाक किस्म का हमला करने वाला है। उसके मुकाबले में मरजाना बड़ी सहूलत से आहिस्ता आहिस्ता उसके जवाब में पैंतरे बदल रही थी। फिर अचानक ही मंसूर ने कराटा लड़ने वालों की तरह चीख मारी। फिर पोज बनाता हुआ तेजी से बढ़ता हुआ मरजाना पर हमलावर हुआ। उसने दाएं हाथ की हथेली से, फिर बाएं हाथ की हथेली से मुतवातिर 2-4 हमले किए, लेकिन तमाम हमलों को मरजाना रोकती चली गई और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती गई। जब पीछे हटने की जगह ना रही तो उसने यकबारगी मंसूर का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ एक झटके से घुमा दिया। वो इस बात के लिए तैयार नहीं था, बड़ी आसानी से घूम गया
घूमते ही मरजाना ने उसकी कमर पर एक जोर की लात मारी। वो लड़खड़ाता हुआ आगे की तरफ डगमगाता हुआ सोफे पर बैठी हुई अपनी माँ के आगे जाकर गिरा और उसका सर माँ की गोद में पहुंच गया। मरजाना ने हकारत से कहा, भी तुम्हारी उम्र यही है, माँ की गोद में ही रहो तो बेहतर है। वो यकबारगी उछल कर खड़ा हो गया और पलटकर खूंखार नजरों से मरजाना को देखने लगा। पहली बार हमला करते वक्त उसके दिमाग में यही बात थी कि मुकाबले में एक लड़की है, कद्दे आवर है, अच्छी डील डोल वाली है, फिर भी मामूली हमले से वो चारों शाने चित हो जाएगी। लेकिन अब उसे पता चला कि मरजाना कितनी फुर्तीली है। इस बार उसने फिर पैंतरे बदलकर कराटे के पोज बनाए। ऐसा लगता था जैसे फिर खड़ी हथेलियों से हमला करेगा, लेकिन यकबारगी उसने मरजाना पर छलांग लगाई। फ्लाइंग किक मारने का इरादा था, लेकिन मरजाना ने नीचे बैठकर उसको एक हाथ से हल्का सा ठोंका दिया। चूंकि वो फ्लाइंग किक की वजह से फिजा में उड़ता हुआ आ रहा था, चुनाचे उसके एक हाथ के मामूली से ठोंके से दूसरी तरफ उड़ता हुआ गया और एक सोफे से टकराते हुए दूसरी तरफ उलट गया। उसकी माँ एकदम से सीना पीटते हुए उठकर खड़ी हो गई। हाय, ये मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है? मैंने ताव दिलाने के लिए कहा, मंसूर, बड़े शर्म की बात है, एक लड़की से आ रहे हो। मंसूर एकदम से झुंझलाकर फर्श पर से उठा। सोफे को फलांगता हुआ दौड़ता हुआ मरजाना को मारने के लिए इस तरह आया कि गुस्से में पैंतरा भी भूल गया। लड़ाई के वक्त पैंतरा भूलने वाले अपना बचाव नहीं कर सकते, उनकी शामत आ जाती है। मरजाना ने फिर उसका एक हाथ पकड़कर दूसरी तरफ घुमाते हुए और लात रसीद करते हुए कहा, बेवकूफ के बच्चे, मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहती। अगर एक हाथ भी पड़ गया तो तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। अब बाज आ जाओ और ये समझ लो कि मुझसे जीतने के लिए अभी तुम्हें एक उम्र दरकार है और अभी बड़ी मशकों की जरूरत है। उसकी बात खत्म होती मंसूर ने फिर पलटकर पैंतरा बदलकर उस पर छलांग लगाई। वो एक तरफ हट गई। मंसूर फिर फिजा में उड़ता हुआ मेरे पास आकर गिर गया। मैंने उसकी पीठ थपकते हुए कहा, उठो, शाबाश, अभी तुम्हें जान बाकी है। उसने झुंझलाकर एक उल्टा हाथ मेरी तरफ घुमाया। वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैं पीछे की तरफ हट गया। उसका वार खाली गया। मरजाना ने आगे बढ़कर उसकी टांग खींची और फिर उसे पकड़कर गोल चक्कर देने लगी। चक्कर देते देते उसे फिजा में एकदम से उछाल दिया। मंसूर चीखे मारता हुआ सोफों के दूसरी तरफ दूर जाकर वहां रखे हुए एक टीवी से टकराकर फर्श पर गिर पड़ा। बड़ी शदीद चोटें आई थी, फिर भी मरजाना काफी रियायत बरत रही थी। उसने अब तक अपना हाथ नहीं दिखाया था। दूर ही दूर से एक बच्चे की तरह उसे खिला रही थी। शाहीना ने परेशान होकर कहा, मरजाना बस करो, ये तो खून खराबा शुरू हो गया है। मरजाना ने कहा, बस तो तुम्हारे देवर की तरफ से होगा। मैं तो बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में अपनी जगह खड़ी रहती हूँ। तुम्हारा देवर ही लपक लपक कर मुझे मारने आता है, तुम लोग उसे क्यों नहीं रोकते? जुबैर, बख्तावर और बेगम सभी मंसूर की तरफ दौड़ते हुए गए और उसे समझाने लगे कि उसे समझ बूझ से काम लेना चाहिए। मैंने शाहीना से कहा, मेरी बहन, तुम यहाँ के तमाशे देख रही हो? तुमने सुलह के लिए मुझे बुलाया था। मुझे बहन के रिश्ते का वास्ता देकर कहा था कि मैं तुम्हारे ससुर के खिलाफ कोई कदम न उठाऊं। लेकिन देख लो, तुम्हारे ससुर ने हमारे लिए दुश्मनों की एक फौज बाहर बुला कर रखी है। ऐसी सूरत में अब तुम्हें अपने अल्फाज वापस लेना चाहिए और आइंदा बहन और भाई के रिश्ते का हवाला नहीं देना चाहिए। मैं इस बूढ़े जलील आदमी को थोड़ी सी सजा देकर यहाँ से जाऊंगा और तुम देख लोगी कि मैं फरहाद अली तैमूर टेलीपैथी के जरिए किस तरह इसे नाच नचाता हूँ। ये कहते ही मैं बख्तावर के दिमाग पर काबिज हो गया। फिर उसे जीने की तरफ दौड़ाने लगा। वो ऊपर जीने की तरफ दौड़ते हुए चढ़ते हुए कह रहा था, मैं बहुत ही जलील और कमीना आदमी हूँ। मैंने इन लोगों को जो सुलह के लिए यहाँ आए हैं हलाक करने का मंसूबा बनाया है, गुंडों को यहाँ बुलाया है। मैं अपनी इस गलती की सजा खुद भुगतने जा रहा हूँ। ये कहते कहते वो जीने की ऊंचाई पर यानी ऊपर मंजिल पर पहुंच गया। फिर वो लड़खड़ाकर वहां से गिरा और ऊपर से लुढ़कता हुआ नीचे जीने की तरफ आने लगा। बेगम और शाहीना चीखने लगी। जुबैर दौड़ता हुआ अपने बाप को संभालने के लिए गया, लेकिन उस वक्त तक बख्तावर पुख्ता जीने से लुढ़कता हुआ लहूलुहान होता हुआ नीचे फर्श पर आकर ठहर गया था और गहरी गहरी सांसें यूं ले रहा था जैसे दम निकलने वाला हो। दूसरी तरफ मंसूर अपनी जिद से बाज नहीं आ रहा था। वो एक लड़की से मार खाकर अपनी तौहीन महसूस कर रहा था और किसी न किसी तरह मरजाना को एक हाथ जरूर रसीद करना चाहता था। उसकी हसरत रह गई थी कि उसका कोई दाव कामयाब हो जाए। वो उठकर खड़ा हो गया था और अपनी चोटों को सहलाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मरजाना की तरफ कराटे का पोज बनाते हुए बढ़ता जा रहा था। फिर वो उसके ऐन मुकाबिल आकर खड़ा हो गया। तब मरजाना ने कहा, तुम इस तरह बाज नहीं आओगे, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम पर हाथ उठाऊं? उसने गाली देकर कहा, तुम क्या हाथ उठाओगी? गाली सुनते ही मरजाना भड़क गई। उसने अचानक ही कराटे का पोज बनाते हुए चीख मारते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए एक हाथ उसके मुंह पर रसीद किया तो मंसूर एकदम से घूमकर चकराकर जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ऐसा लगता था जैसे वो हाथ नहीं था, लोहे की सलाख थी जो उसके मुंह पर लगी थी। मैंने शाहीना से कहा, बेटे
तुम अपनी नंद सलमा को लेकर दूसरे कमरे में चली जाओ, अब बाहर के गुंडे अंदर आने वाले हैं। शाहीना ने हैरानी से पूछा, दरवाजा तो अंदर से बंद है, गुंडे कैसे आएंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं खुद उन्हें बुलाऊंगा, तुम अंदर चली जाओ। वो आगे बढ़कर सलमा का हाथ थामकर हमसे दूर होती चली गई। फिर ड्राइंग रूम के दूर उफ्तादा गोशे में जाकर खड़ी हो गई। वहां दूसरा दरवाजा था, उस दरवाजे को पार करके वो कोठी के अंदरूनी हिस्से में जा सकती थी, लेकिन तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गई। सलमा भी इस तमाशे में दिलचस्पी ले रही थी। उसे भाई के मार खाने और बाप के जख्मी होने का अफसोस नहीं था। शायद वो दोनों के करतूत जानती थी और समझ रही थी कि उनके साथ मुनासिब सलूक किया जा रहा है। मैंने ड्राइंग रूम के बैरूनी दरवाजे के पास पहुंचकर उसकी चिटखनी गिरा दी। फिर दरवाजे को खोलते हुए बदमाशों के लीडर को आवाज दी, अंदर आ जाओ, मिस्टर बख्तावर तुम लोगों को बुला रही हैं। ये कहकर मैं पीछे हट गया। थोड़ी देर बाद उनका लीडर कमरे में दाखिल हुआ। मैं उसके दिमाग पर काबिज हो गया था, इसलिए वो मेरी मर्जी के मुताबिक आगे बढ़ता हुआ ड्राइंग रूम के वस्त में चला गया। उसके पीछे उसके मातहत यके बाद दीगरे आने लगे। वो तादाद में 10 थे। जब वो लोग अंदर पहुंच गए तो मैंने मरजाना को इशारा किया, वो मेरे पास आ गई। फिर हम दोनों फौरन ही बाहर निकलकर दरवाजे को बंद करते हुए और बाहर से उसकी चिटखनी लगाकर कार में आकर बैठ गए। मरजाना ने कार स्टार्ट की और अपनी कोठी की तरफ ड्राइव करने लगी। वहां से बख्तावर की कोठी में बदमाशों का लीडर मेरी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों से कह रहा था कि वो ड्राइंग रूम में चुपचाप खड़े रहें, जब तक वो कोई हुक्म न दे, कोई हरकत न करे। मरजाना कार ड्राइव कर रही थी। जब हम जरा दूर निकल गए तो मैंने उस लीडर के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। इसके बाद फिर मैंने उसके बारे में कुछ मालूम करना जरूरी नहीं समझा। मरजाना कह रही थी, बड़ा मजा आया आज के तमाशे में। वाकई वो दोनों बाप बेटे हमें कभी नहीं भूलेंगे। मजा तो बहुत आया, मगर ये बताओ मेरी कुर्बत में मजा आया या नहीं? वो खुश होकर बोली, तुम्हारा जवाब नहीं है। अव्वल तो मैं किसी से दोस्ती नहीं करना चाहती थी, अब दोस्ती हुई है तो ये मेरे म्यार और मेरे मिजाज के मुताबिक है। फरहाद, मैंने तुम्हारी बहुत तारीफें सुनी थी, तुम वैसे ही हो। शायद आइंदा मुलाकातों में पता चले कि तुम इससे भी अच्छे हो। कोशिश करो कि मेरे साथ अच्छे बनकर रहो। मुझे छिछोरापन पसंद नहीं है। छिछोरेपन से तुम्हारी क्या मुराद है? यही कि जहाँ एक मर्द और औरत मिलते हैं वहाँ दोस्ती का मतलब ये लिया जाता है कि इसको मोहब्बत शुरू हो जाए और फिर इसके बाद उस मोहब्बत की आखिरी मंजिल ये हो कि जिस्मानी ताल्लुकात कायम हो जाएं। तुम टेलीपैथी जानते हो तो मेरे दिमाग को पढ़कर भी मालूम कर सकते हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मर्द और औरत के रिवायती ताल्लुकात से सख्त नफरत है। मैं खुद एक मर्द हूँ और मर्द की तरह जिंदगी गुजारती रहूंगी। उसी लम्हे मुझे रोमाना याद आ गई। जब उससे पहली बार मुलाकात हुई थी तब वो एक स्मगलर की हैसियत से जिंदगी गुजार रही थी और जूडो कराटे की माहिर थी। ऐसी ही सख्त जान थी जैसी कि मरजाना अब नजर आ रही है। दोनों का मिजाज भी एक जैसा था। वो भी मर्दों की तरह जिंदगी गुजारना चाहती थी और वाकई ऊपर से फौलाद की तरह सख्त थी। पहले तो मैंने यही समझा था कि मोहब्बत की आंच उसे पिघला नहीं सकेगी, लेकिन रफ्ता रफ्ता मेरी कुर्बत की हरारत ने उसे मोम कर दिया था। मरजाना ने पूछा, क्या सोच रहे हो? इंसान फितरत के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजार सकता। तुम चाहे जितनी भी फौलाद बन जाओ, औरत ही रहोगी। सारी उम्र मर्द की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकोगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हारे अंदर की औरत बेदार होना चाहेगी। जैसे अब से चंद घंटे पहले तुम्हारे अंदर पहली बार ममता पैदा हुई थी। वो बोली, तुम बहस करके मुझे कल करना चाहते हो कि मुझे मर्द से औरत बन जाना चाहिए। मर्द से औरत नहीं, औरत से ही औरत बनना चाहिए। लेकिन अब ये बात तुम्हारे मिजाज के खिलाफ है, इसलिए मैं जिद नहीं करूंगा और ना ही इस पर मजीद बहस करूंगा। इस मौजू को अब खत्म करो। वो देखो हमारी कोठी आ गई। उसने कार को कोठी के अहाते में पहुंचाकर रोक दिया। फिर हम गाड़ी से बाहर आए। कोठी के बरामदे में चारपाई पर बिस्तर बिछा हुआ था। एक मुलाजिम वहां जाग रहा था, उसे हमारा इंतजार था। मरजाना ने एक तरफ ले जाकर मुझसे कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी फरहाद वाली शख्सियत अपने अंकल पर जाहिर कर दूं, क्योंकि उन लोगों ने तुम्हें कोई मामूली इंसान समझकर तुम्हारे लिए बरामदे में बिस्तर बिछाया है। आदमी को हर तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए। बरामदे में इंसान ही सोते हैं, बल्कि फुटपाथ पर भी सोते हैं। मेरी जिंदगी में अगर कोई ऐसा मौका आया तो मैं फुटपाथ पर भी सोकर दिखा दूंगा। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। वैसे मेरी असलियत अब किसी पर जाहिर करने की हमाकत न करना, लेकिन तुमने तो शाहीना के पूरे खानदान वालों के सामने अपने आप को जाहिर कर दिया है। मैंने एक सर्द आह भरकर कहा, यह मोहब्बत भी एक अजीब चीज है। फिर ये मोहब्बत अगर माँ की बहन की हो या बेटी की हो तो उसकी बात ही कुछ और होती है। शाहीना से बरसों के बाद मिलकर पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका। बेशक मुझे खुद को जाहिर नहीं करना था, लेकिन मैं ये आजमाना चाहता था कि शाहीना मुझे अजनबी की हैसियत से कबूल करती है या नहीं।
मैं चेहरे के एतबार से अजनबी बन गया और दिमागी एतबार से फरहाद बनकर उसके सामने खुद को पेश करता रहा, मगर अफसोस कि उसने मुझे भाई की हैसियत से पूरी तरह कबूल नहीं किया। उसकी उलझन भी दुरुस्त थी। वैसे बात यह हो रही थी कि मुझे खुद को जाहिर नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो बहन की मोहब्बत थी जिसने मुझे बेनकाब कर दिया। बहरहाल अब तुम जाकर सो जाओ, रात के 2 बज रही हैं। वो हिचकिचाते हुए बोली, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं एयर कंडीशन कमरे के आरामदेह बिस्तर पर रात गुजारूं और तुम यहाँ बरामदे में पड़े रहो। मैंने जब तक तुम्हारी असलियत को नहीं जाना था उस वक्त तक तुम्हारे साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आती रही, लेकिन तुम्हारी असल शख्सियत के पेश नजर अब मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ नहीं सोने दूंगी। तुम फिर इस बात को अहमियत दे रही हो? जाओ, शाबाश, अपने बेडरूम में जाकर आराम से सो जाओ, सुबह मुलाकात होगी। वो बोली, नहीं, मेरे जहन में एक तदबीर है, और वो ये कि जिस बेडरूम में मेरे लिए सोने के इंतजामात किए गए हैं तुम वहां जाकर सो जाओ। और तुम कहाँ सोओगी? मेरी फिक्र ना करो, मैं इतने बड़े घर में किसी भी औरत के पास जाकर सो जाऊंगी, कोई एतराज नहीं करेगी। वो जिद करके मुझे कोठी के अंदर ले आई। जिस ख्वाबगाह को उसके लिए मखसूस किया गया था वहां उसने मुझे छोड़ दिया। फिर ये कहकर रुखसत हो गई कि सुबह मुलाकात होगी। मैंने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर बिस्तर पर बैठकर जूते उतारने के बाद आराम से लेटते हुए मैंने मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा तो वो बाहर बरामदे पर बिछे हुए मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गई। इस तरह वो इस घर के मकीनों को, अपने अंकल को यह एहसास दिलाना चाहती थी कि तारिक महमूद जैसा भी है उसे अजनबी या गैर समझकर बरामदे में जगह नहीं देनी चाहिए। उस कमरे में तन्हाई और सुकून मिला तो मैंने शाहीना के दिमाग में पहुंचकर अपनी फूफी वगैरह के बारे में मालूमात हासिल की। शाहीना के बाद फूफी मुझे सबसे ज्यादा अजीज थी, क्योंकि उन दिनों में जब मैं बहुत गरीब था, मोहताज था, फूफी ने मेरा साथ दिया। मुझे मालूम हुआ कि फूफी का इंतकाल हो चुका है। ये मालूम करके मुझे वाकई सदमा हुआ। मेरी फूफी की लड़की जरीना की शादी शाहीना के भाई जहीर से हुई थी। जहीर मेरे अपने चाचा का लड़का था। वो बहुत ही मगरूर और हासिद किस्म का जवान था, लेकिन मैंने टेलीपैथी सीखने के बाद उस पर पहला अमल किया था और ख्याल ख्वानी के जरिए उसे ठीक कर दिया था। वो ऊंची सोसाइटी का रसिया था। मैंने इसके बरक्स उसे इबादत गुजारी में लगा दिया था। फिर उसके दिल में जरीना के लिए चाहत पैदा की थी। अब पता चला कि उनकी शादी के बाद अब तक जरीना जहीर के 5 बच्चों की मां बन चुकी है। शाहीना की एक बड़ी बहन यानी मेरी चचाजाद बहन गजाला थी, जो इब्तदा ही से गलत रास्ते पर चल रही थी। एक बार अपने कमरे में मुझे बुलाकर फांसने की कोशिश की थी। जब मैं उसके हुस्न और जवानी से मुतासिर न हो सका तो उसने मुझे चाचा और चाची के सामने बुरी तरह बदनाम किया था कि मैं उसकी इज्जत लूटने उसके कमरे में आया था। ये ऐसी बदनामी थी कि उसी दिन से मैंने चाचा का घर छोड़ दिया और फूफी के यहाँ पनाह ली थी। पता चला कि गजाला की वही रविश है और वो एक छोटी सी कोठी में रहती है। जहीर उसे 5,000 रुपये महाना खर्च के लिए देता है और इस बार उसने गजाला से साफ साफ कह दिया कि अगर उसने 4-6 माह में शादी नहीं की, अपना अलग घर नहीं बसाया तो वो उसके महाना खराजात बंद कर देगा। ये हमारे खानदानी हालात थे। हमारे खानदान में सबसे ज्यादा काबिल इज्जत शाहीना थी। उसके बाद जहीर भी काबिल तारीफ था, क्योंकि उसने अपनी रविश बदल दी थी और अच्छी घरेलू जिंदगी जरीना के साथ गुजार रहा था। एक गजाला ऐसी थी जो हमारे खानदान की बदनामी का बायस बनी हुई थी। मैंने सोचा फिर किसी वक्त उससे निमट लूंगा। मुझे अपने पैदाइशी मुकाम शाहकोट की तरफ भी जाना होगा। वहां भी बहुत से मुंह बोले मोहब्बत के रिश्ते थे जो मेरे वालिद और वालदा के वक्त से मुझे अपना समझते थे, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन था कि मेरा चेहरा तब्दील हो जाता और मैं अपनी असल शक्ल में दुनिया वालों और खुसूसन अपने रिश्तेदार और दोस्त अहबाब के सामने जाहिर होता। उन लोगों के मुतल्लिक मालूमात हासिल करने के बाद मैंने सोने से पहले मम्मी और असवंती के दिमागों में झांक कर देखा। इतनी रात हो गई थी, वो दोनों गहरी नींद सो रही थी। मम्मी ने रसवंती को अस्पताल से अपने यहाँ ला कर रखा था और दोनों एक साथ रहती थी। मैंने उनके ख्वाबों में पहुंचकर उन्हें बताया कि मैं खैरियत से हूँ। जब वो बेदार होंगी तो इन्हें ये ख्वाब याद आएगा और मेरी तरफ से ये यकीन दहानी होगी कि मैं अगरचे उन लोगों से राब्ता कायम नहीं कर रहा हूँ, ताहम मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और जल्दी उनसे बातें करूंगा। फिर मैंने सोने से पहले अपने दिमाग को हदायत दी और आंखें बंद करके नींद की वादी में पहुंच गया। मैंने अपने दिमाग को 3 घंटे तक ख्वाबीदा रहने की हदायत की थी। 5 बजे सुबह बेदार होने का वक्त मुकर्रर किया था। मैंने सोचा था कि दूसरों के घर में हूँ और उनकी इजाजत के बगैर मरजाना की जिद पर ख्वाबगाह में सो रहा हूँ, लिहाजा सुबह उठते ही मैं बाहर निकल जाऊंगा। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैंने मरजाना के दिमाग में झांक कर देखा। इरादा था कि मैं उसे नींद से बेदार करूं और उसे ख्वाबगाह में वापस भेज दूं।
उस वक्त घर के अंदर किसी नन्हे से बच्चे की रोने की आवाजें आ रही थीं और उसकी माँ शायद उसे चुप करा रही थी। ये ऐसी बात थी कि उसके तसलसल से मरजाना का जहन उस नन्ही सी बच्ची की तरफ चला गया जो उसके सीने से लगी थी और रो रही थी, चुप नहीं होना चाहती थी। और उसे चुप कराने के लिए मरजाना ने जो जतन किए थे अब वो याद आ रहे थे और उसके सीने में ऐसी तड़प, ऐसी कशिश, ऐसा जज्बा बेदार हो रहा था कि अगर वो नन्ही सी बच्ची अभी मौजूद होती तो उसे अपने सीने से लगा लेती और वो एक माँ के से अंदाज में उसे चुप कराने की कोशिश करती। वो अजीब जज्बाती अंदाज में सोच रही थी। फिर उसने अचानक ही अपने जहन को झटक दिया। वो जैसे होश में आकर सोचने लगी, ये मैं क्या सोचने लगती हूँ? एक बच्ची मुझे बार बार क्यों याद आ जाती है? मैं क्यों ममता भरे अंदाज में ऐसा सोचने लगती हूँ? क्या फरहाद सच कह रहा था कि कोई भी इंसान फितरत के खिलाफ जिंदा नहीं रह सकता? मर्द को मर्द की तरह और औरत को औरत की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती है। ना गुजारी जाए तो जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरे अंदर वो औरतपन पैदा हो जाएगा जो कुदरत का अतिया है और फितरत का तकाजा है। ख्यालात की रो में बहने के दौरान वो फिर चौंक गई और सोचने लगी, ओफ, ये मैं क्या सोच रही हूँ? जब ऐसा वक्त आएगा, जब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आएगा जो कि फितरत के ऐन मुताबिक होगा और कुदरत को यही मंजूर होगा तो देखा जाएगा। मैं अभी से क्यों सोच रही हूँ? अभी मैं किसी तरह भी इस बात पर कायल नहीं हो सकती कि मुझे औरत बनकर रहना चाहिए। नहीं, मैं मर्दों की तरह जिंदगी गुजारूंगी, ये मेरा अटल फैसला है। वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज थी, अपने फैसले पर डगमगाने वाली लड़की नहीं थी। उसे इतनी जल्दी कायल करना मुमकिन नहीं था। गुसल खाने से निकलकर मैं कमरे में आ गया। मैंने मरजाना से कहा, चलो अब उठो, जाकर गुसल वगैरह से फारिग हो जाओ, फिर हम आइंदा का मंसूबा बनाएंगे। वो उठते हुए बोली, मालूम होता है कि तुमने कुछ सोच रखा है। पहले से कोई मंसूबा तुम्हारे ज़हन में है? मैंने कहा, हाँ, मैंने बड़ी संजीदगी से गौर किया है कि अपनी मौजूदा सूरत के साथ ना तो शाहीना से मिल सकता हूँ, ना बहन की मोहब्बत हासिल कर सकता हूँ, और ना ही अपने दूसरे रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मुलाकात कर सकता हूँ। कोई मुझे नहीं पहचानेगा। बेहतर है कि मैं यहाँ से अभी चला जाऊँ और प्लास्टिक सर्जरी के बाद दोबारा लाहौर वापस आऊँ। फिर यहाँ रहकर कुछ अरसा अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब में वक्त गुजारूंगा। मेरी जिंदगी तो हंगामों से मामूर है। हंगामे तो होते ही रहेंगे, ये मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं है। वो मुस्कुराते हुए बोली, शायद मैं भी अपनी तकदीर में यही लिखा कर आई हूँ कि कदम कदम पर कोई मुसीबत खड़ी रहे और मैं उससे निमट कर आगे और आगे बढ़ती रहूं और तजुर्बात का खजाना हासिल करती रहूं। ये कहकर वो कोठी के अंदर चली गई। मैं बाहर लॉन में एक कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसके अंकल और दूसरे रिश्तेदार भी वहां अच्छी खासी तादाद में बैठे हुए थे। उनके घरों के सारे मर्द ही फौजी थे, इसलिए वहां के बड़े और बच्चे सभी जल्द उठ जाने के आदी थे। उस वक्त लॉन में चाय का दौर चल रहा था, मैं भी उसमें शरीक हो गया। चाय पीने के दौरान मैंने लोगों को पिछली रात के वाकयात सुनाए, लेकिन टेलीपैथी का जिक्र नहीं किया और न ही ये बताया कि शाहीन और उसके ससुराल वाले फरहाद अली तैमूर की टेलीपैथी का तमाशा भी देख चुके हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा, हम उन लोगों पर सबकत हासिल करके यहाँ तक आने में कामयाब हुए थे। मेरी बातें सुनकर वहां बैठी हुई औरतों ने मुझे समझाया कि हमें आइंदा ऐसी खतरनाक मुहिम पर नहीं जाना चाहिए और अब जो कुछ हो चुका है, आइंदा मरजाना को बख्तावर से इंतकाम लेने के लिए या तो कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए या सब्र कर लेना चाहिए। उसी वक्त मरजाना भी नहा धोकर वहां आ गई। औरतों ने उसे भी नसीहतें की तो उसने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं आप लोगों की नसीहतों पर गौर करूंगी। उस वक्त उसने हल्के आसमानी रंग का शलवार सूट पहना हुआ था। दुपट्टा गर्दन से लिपटकर नीचे की तरफ झूल रहा था। वो बहुत ही हसीन और स्मार्ट लग रही थी। चाय पीने के दौरान उसने पूछा, तारिक, क्या इरादा है? मैंने कहा, होटल में अपना सामान छोड़कर आया हूँ और मेरा ख्याल है कि मुझे जल्दी यहाँ से कराची जाना होगा। मैं थोड़ी देर बाद अपना प्रोग्राम बता सकूंगा। मरजाना ने कहा, फिर चलो होटल से तुम्हारा सामान ले आया जाए। अंकल ने कहा, बेटी नाश्ता तो कर लो, उसके बाद जाना। मरजाना ने कहा, नहीं अंकल, हम अलग सुबह शहर की सैर करेंगे, उसके बाद किसी अच्छे से रेस्तोरां में नाश्ता करेंगे। इजाजत हो तो आपकी कार ले जाऊं? अंकल ने मुस्कुराकर कहा, बेटी गाड़ी तुम्हारी ही है, जब चाहो जहां चाहो ले जाओ। उसने चाय खत्म की। फिर मैं उसकी शाना बशाना चलता हुआ गाड़ी तक आया। उसने पूछा, क्या तुम ड्राइव करोगे? नहीं, तुम करोगी। फिर मैंने आहिस्तगी से कहा, मैं जरा ख्याल ख्वानी में मसरूफ रहूंगा, कुछ मालूमात हासिल करनी है। उसने सर हिलाकर कहा, ओके, सामने बैठ जाओ, मैं ड्राइव करती हूँ। हम दोनों कार में बैठ गए। कार स्टार्ट होकर अहाते से बाहर निकली। फिर उसने पूछा, हमें कहाँ जाना है? मैंने कहा, बस घूमती फिरती रहो, जहाँ कोई अच्छा सा रेस्तोरां नजर आए वहां गाड़ी रोक देना, नाश्ता करेंगे, उसके बाद होटल जाकर अपना सामान ले आऊंगा। वो खामोशी से कार ड्राइव करने लगी।
मैंने सबसे पहले गुलाम से राब्ता कायम किया, फिर उससे पूछा, बताओ कि तुमने पेरिस जाने के सिलसिले में क्या इंतजामात किए हैं। उसने बताया कि पासपोर्ट में मोहरें लग चुकी हैं और हम आज या कल किसी दिन भी रवाना हो सकती हैं। मैंने कहा, ठीक है, तुम मालूम करो कि कल कौन सी फ्लाइट पेरिस जाती है। पहले मालूमात हासिल करो, मैं अभी तुमसे दोबारा राब्ता कायम करूंगा। उससे राब्ता खत्म करने के बाद मैंने बख्तावर की खैरियत मालूम की तो पता चला कि उसके सर और चेहरे पर पट्टियां बंधी हुई थी, बाजू की हड्डियां भी जैसे तिड़क गई थी, कमर में भी खासी चोट आई थी क्योंकि वो जीने की बुलंदी से लुढ़कता हुआ नीचे आया था और लहूलुहान हो गया था, इसीलिए वो सर से पांव तक जख्मों से चूर था। इसके बाद मुझे उस टैक्सी ड्राइवर इमामदीन का ख्याल आया जिसे मैंने अपने लिए एंगेज किया हुआ था। मैंने उसके दिमाग में झांक कर देखा तो वो फिर सुबह से टैक्सी लेकर होटल के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बड़ा ही फर्ज शनास था और अपनी जुबान का पास रखता था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो टैक्सी मेरे लिए रिजर्व रखेगा और वो ऐसे ही कर रहा था। बार बार आकर होटल के काउंटर पर मेरे मुतालिक पूछ रहा था। होटल वाले ने जवाब दिया कि इस कमरे का मुसाफिर कल सामान रखने के बाद से वापस नहीं आया। इस बात ने इमामदीन को और परेशान कर दिया। मैंने मरजाना से कहा, बेहतर है कि पहले हम होटल चलें, तुम इस रास्ते पर गाड़ी मोड़ दो, मैं तुम्हें गाइड करता जाऊंगा। उसने गाड़ी को दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया, फिर पूछा, तुमने इरादा क्यों बदल दिया, पहले होटल क्यों जा रहे हो। मैंने उसे इमामदीन के मुताल्लिक सारी बातें बताई तो वो सुनकर हैरान हुई और बोली, इस दौर में भी ऐसे शरीफ और दयानतदार लोग मौजूद हैं जो गरीबी के बावजूद किसी लालच में मुब्तला नहीं होते और एक ही रात में अमीर बन जाने के ख्वाब नहीं देखते। उसकी बातों के दौरान मैं जरा देर के लिए गुलाम के पास पहुंच गया। उसने इतनी देर में टेलीफोन के जरिए फ्लाइट के मुताल्लिक मालूमात हासिल कर ली थी और उसने कहा था कि कल रात को 9 बजे ब्रिटिश एयरवेज का एक तैयारा यहां से लंदन जाएगा और रास्ते में पेरिस में थोड़ी देर के लिए ठहरेगा। अगर इजाजत हो तो उसी तैयारे में सीट रिजर्व कराई जाए, क्योंकि मालूमात के मुताबिक उस तैयारे में सीटें हासिल हो सकती थी। मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा, फिर मरजाना को मुखातिब किया, मरजाना, मैंने अभी गुलाम के जरिए मालूमात हासिल की हैं। मेरे पेरिस जाने के तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं कल यहाँ से रवाना हो सकता हूँ। तुम्हारा क्या इरादा है। उसने कहा, बेहतर यही होता कि हम दोनों एक साथ यहाँ से रवाना होते। मैं नहीं जानती कि मेरा पासपोर्ट कब तक तैयार होगा। वैसे अभी मैं अंकल से मालूम करूंगी। कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ से एक साथ सफर करें। अगर मैं पहले वहां पहुंच जाऊं और अपने चेहरे के लिए प्लास्टिक सर्जरी के सिलसिले में मालूमात हासिल करता रहूं और उसके इंतजामात करता रहूं तो इस अरसे में तुम वहां पहुंच जाओगी, फिर हमारी मुलाकात हो जाएगी। क्या तुम जानते हो कि मेरी अम्मी वहां कहाँ रहती हैं? तुम मुझसे कहाँ आकर मिलोगे? मैंने हंसते हुए कहा, तुम फिर भूल गई। तुम जहां कहीं भी होगी मैं तुम्हारी सोच के जरिए मालूम कर लूंगा कि तुम कब और किस वक्त किस मुकाम पर मौजूद हो। वो भी हंसने लगी। उस वक्त तक गाड़ी होटल तक पहुंच गई। वहां वाकई इमामदीन की टैक्सी खड़ी हुई थी। मैंने कार से उतरकर उसके पास पहुंचकर कहा, इमामदीन क्या हाल है? वो मुझे देखते ही खुशी से उछल पड़ा। दरवाजे से बाहर आते हुए बोला, बाबूजी आपने तो परेशान कर दिया। हम सोच रहे थे कि गुंडे बदमाशों ने आपको कहीं घेर लिया है या आप कहीं गुम हो गए हैं। बड़े बुरे बुरे ख्यालात आ रहे थे। खुदा का शुक्र है कि आप खैरियत से हैं। मैंने जेब से 200 रुपए निकाल कर उसे देते हुए कहा, ये कल से लेकर आज तक की तुम्हारी दिहाड़ी है, इसे रख लो और अब मुझे टैक्सी की जरूरत नहीं है, मुझे कार मिल गई है। उसने कहा, बाबूजी मैंने तो आपको कहीं घुमाया फिराया नहीं है, एक ही बार टैक्सी में बिठाया था, उसके 200 रुपए नहीं होते। मैंने कहा, लेकिन तुम कल से आज तक गाड़ी रिजर्व रखे हुए हो, उसके 200 रुपए होते हैं, ज्यादा बहस ना करो, रख लो। ये कहकर मैंने 200 रुपए उसकी जेब में ठूंस दिए, फिर वापस गाड़ी में बैठ गया। मरजाना ने पूछा, क्यों होटल के अंदर नहीं जाओगे? मैंने जवाब दिया, मैं अभी होटल से सूटकेस लाना नहीं चाहता, क्योंकि होटल का कमरा रिजर्व रहना चाहिए। पिछली रात तुम्हें सोने के लिए बड़ी तकलीफ हुई थी, बरामदे में सोना पड़ा था। आज मैं होटल में रात गुजारूंगा और कल सुबह की फ्लाइट से कराची के लिए रवाना हो जाऊंगा, ताकि वहां से कल रात को पेरिस के लिए रवाना हो सकूं। ये अभी का प्रोग्राम है। हम आइंदा इस पर बहस करेंगे और किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि कल मुझे यहाँ से रवाना होना चाहिए या नहीं। मरजाना ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, अव्वल तो मैं तुम्हें यहाँ से तन्हा जाने नहीं दूंगी, हम साथ चलेंगे, लेकिन अगर ये जरूरी है कि तुम मुझसे पहले पेरिस पहुंचकर अपनी प्लास्टिक सर्जरी के लिए इंतजामात करो तो फिर आज रात मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं रहने दूंगी। हम आज रात जागते रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर कहीं बैठकर खूब बातें करेंगे। उसके बाद तुम कल यहाँ से रवाना हो जाना। इस तरह मुझे तसल्ली होगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार लिया है। मैंने खुश होकर कहा, मैं भी तुम जैसा दोस्त पाकर बहुत खुश हूँ और तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। तुम इंतजार करो, मैं अपना सूटकेस ले आता हूँ।
ये कहकर मैं होटल के अंदर दाखिल हुआ। मैनेजर ने भी मुझे देखते ही परेशानी का इजहार किया और पूछा कि मैं कल से कहाँ गायब हो गया था। मैंने उसे उल्टा सीधा जवाब दिया, फिर उसे कहा कि पोर्टर से मेरा सूटकेस मंगवा दें। मैं होटल का कमरा छोड़ रहा हूँ, किराया में पेशगी अदा कर चुका था। थोड़ी देर बाद पोर्टर मेरा सूटकेस ले आया और बाहर ले जाकर गाड़ी की डिग्गी में रख दिया। ला 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 La 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 la